First, we'll be starting with April 2012. April 2012, question 5. ये doubt है. The question is, let x be a random variable denoting the rate of return on the fund ABC. तो x का distribution is normal, mu, sigma square. Okay? फिर हम लोग को बोला है define variance of x. ये तो easy है, I guess. ये तो हो गया होगा. Variance का बस definition देना है. Is this part clear? Okay. So the next question is, show that we have to prove कि var alpha is equal to minus mu plus sigma standard normal. Screen is not visible. और zoom out हो गया है. एक second. 1 second, I'll fix it. बहुत zoom out हो गया. Zoom in हो गया. Zoom out करो ना. 1 second, guys. Zoom out करो. Zoom out तो करो. हाँ, मतलब स्क्रीन बहुत zoomed है ना. हाँ. हाँ, नहीं, ऊपर वाला राइटिंग्स भी विजिबल. वैसा हो गया. So everything visible now? Okay, thank you. तो फर्स्ट वाला पार्ट 1 इज क्लियर. क्लियर. सेकेंड में हम लोग को ये इक्वेशन प्रूव करने को बोला है. तो विल बी स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी x लेस देन t इज इक्वल्स टू अल्फा. ठीक है. हम लोग को x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. तो एनी गेसेस हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है? यू कैन सी यहाँ पे स्टैंडर्ड ये CDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो कुछ कन्वर्जन करना होगा. ये x को हम लोग को स्टैंडर्ड नॉर्मल में लेके जाना होगा. तो कन्वर्जन कैसे होता है? t माइनस द मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज इक्वल्स टू अल्फा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये क्या हो गया? दिस इज CDF ऑफ दिस. ये क्लियर है? कैन आई गेट अ यस, नो, थम्स अप, थम्स डाउन? ओके. तो हम लोग को t का वैल्यू वार अल्फा चाहिए. वार अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस टी. तो बेसिकली हम लोग को t का वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे अगर t का वैल्यू निकाले तो t पहले इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा. तो 5 माइनस अल्फा. ठीक है. सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस म्यू. एंड सिंस वार इज इक्वल टू माइनस टी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन आ जाएगा. इज पार्ट 2 क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. So part 3 is tail war. जो हम लोग को डेफिनेशन दी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स सच देन एक्स इज लेस देन माइनस वॉर अल्फा. टेल वॉर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? टेल वॉर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एनीवन कैन स्विच ऑन योर. हाँ,
प्रोबेबिलिटी दैट इट नहीं, वॉर इज बेसिकली कि आपका वैल्यू एट रिस्क कितना है, तो टेल वॉर बता रहे अगर इतना से एक्सीड हुआ तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस इफ द बेंचमार्क इज ब्रीच्ड। ओके या राइट। तो हमारा बेंचमार्क यहाँ पे क्या है, माइनस वॉर अल्फा, और हम लोग को ये सॉल्व करने को ये दे दिया है एक्सप्रेशन कि आप इसी एक्सप्रेशन से सॉल्व करो, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस, एक्स इज लेस देन माइनस वार अल्फा को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वॉर अल्फा, ठीक है, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये सही है, ये एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी होगा, यही होता है ना टील वॉर, वॉर बाई द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लॉस एक्सीडिंग, क्या, हाँ दैट इज सी, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यू कैन यूज, ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग को एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया है, तो इसी से अगर आप सॉल्व करो तो यू विल गेट द आंसर इजियर, क्योंकि अगर हम लोग को ये एक्सप्रेशन दे दिया है एग्जाम पे, तो जो वो लोग को फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए वो इसी के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये वाला एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन वॉर अल्फा, वॉर अल्फा इज हियर द बेंचमार्क, ये अल्फा है हम लोग को पता है, यही बेसिक डेफिनेशन है वॉर का, एंड सिंस इधर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/अल्फा हो गया, इज दिस क्लियर, एंड इज द स्क्रीन विजिबल, गाइस इज दिस क्लियर। और टेल वॉर का डेफिनेशन क्या होता है, टेल वॉर इज, पहले आप वॉर बाय द प्रोबेबिलिटी लेते हो, प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस इज लेस देन द योर बेंचमार्क, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड लॉसेस लेते हो, डिवाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका ये बेंचमार्क से कम होगा, guys a yes or a no would be great। और इसके बाद फॉर्मूला टेबल का पेज नंबर 18 निकालो, एक्सप्लेन अगेन प्लीज। ओके, सो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इस चीज का एक्सपेक्टेशन चाहिए, ठीक है। हम लोग को और डेफिनेशंस पता है कि टेल वॉर का इट इज वॉर बाय द प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग को पता है, बट सिंस हम लोग को एक्सप्रेशन दे दिया गया तो विल बी सॉल्विंग विद दिस एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्स इज लेस देन वॉर, इस चीज का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इज एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, या श्योर, एक्सपेक्टेशन कोई चीज का क्या हो सकता है, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है एक्स इज लेस देन माइनस वॉर अल्फा, तो माइनस वॉर अल्फा हमारा अपर लिमिट हो जाएगा और लोअर लिमिट में माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग को पता है सिंस एक तो बोल दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स गिवन एक्स इज लेस देन माइनस वॉर अल्फा, तो हम लोग को इसका प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर करना होगा ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन माइनस वॉर अल्फा। और एक और चीज अगर आप लोग को याद है तो टेल और का बेसिक डेफिनेशन में ही था कि व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेड लॉस डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी की जो भी हमारा लॉस होगा, जो व्हाट इज आवर बेंचमार्क एंड प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो लॉस होगा वो बेंचमार्क से कम होगा, बेसिक डेफिनेशन में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो लॉस है बेंचमार्क से कम होगा विच इज आवर वॉर अल्फा, इट इज अल्फा, हमारा वॉर का डेफिनेशन ही ये था, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन टी इज इक्वल्स टू अल्फा, समझ आया। एंड सिंस यहाँ पे माइनस एक्स है तो हम लोग माइनस 1/अल्फा ले रहे हैं, इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर, यस। उसके बाद ओपन पेज नंबर 18, सो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, मार्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये विथ प्रैक्टिस इसमें कुछ कुछ स्टेप है, जैसे ये पर्टिकुलर ये वाला स्टेप
अगर आप ये वाला स्टेप फिगर आउट नहीं कर पाते हो, सी दीज आर नॉट नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा आपको ये वाला स्टेप मेमोराइज करना होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने को ये नेक्स्ट स्टेप लिखना है। व्हेन यू फिगर आउट दिस स्टेप, आगे आगे का कैलकुलेशंस विल बी इजी। क्योंकि कुछ क्या होता है, कुछ कुछ चीज बहुत मैकेनिकल होता है। आपको एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का जो भी आपको यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, उसमें बोल दिया एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालो, उसको मिनिमाइज करो, ऐसे करो वैसे करो, तो वो सब बहुत एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, उसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, उसमें बस आपकी प्रैक्टिस लगती है। बट जैसे ये वाला हुआ, मार्क दिस क्वेश्चन कि ये वाला स्टेप आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट है, अगर विथ प्रैक्टिस अगर आप ये चीज याद नहीं रखते हो तो आपको वो क्लिक नहीं होगा कि पेज 18 पे एक तो ट्रंकेटेड मोमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम लोग को दो टाइप का लिमिट देते हैं। पेज नंबर 18, टेबल बुक पेज नंबर 18। सबके पास टेबल बुक है या मैं लिखूं इक्वेशन बोर्ड पे? टेबल बुक पेज नंबर 18 पे ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। है सबके पास टेबल बुक? अभी एट प्रेजेंट है। नाइस। तो इसका एक्सपेंशन इज म्यू फाइ यू डैश माइनस फाइ एल डैश स्टैंडर्ड डिविएशन यू डैश क्या है, यू माइनस म्यू बाय सिग्मा, एल डैश इज एल माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है। हमारा हमारे केस में यू क्या है, माइनस वॉर अल्फा बाय माइनस इंफिनिटी, तो यू डैश क्या हो जाएगा, माइनस वॉर अल्फा माइनस म्यू बाय सिग्मा, और एल डैश क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस म्यू बाय सिग्मा विच इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है। माइनस वॉर अल्फा क्या है, फर्स्ट वाला जो हम लोग सॉल्व किए हैं उससे क्या आ रहा है, वॉर अल्फा पाई ऑफ माइनस म्यू, पाई ऑफ माइनस अल्फा इंटू सिग्मा प्लस म्यू। वॉर अल्फा वॉज माइनस वॉर अल्फा वॉज दिस, तो माइनस वॉर अल्फा सीधा ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो सब सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा इक्वेशन। से क्लियर? कहीं पे कुछ डाउट? तुम्हारे पास अपना एल डैश है माइनस इंफिनिटी और यू डैश है ये, कैंसिल हो गया ना, म्यू कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके। तो आप ये वाला इक्वेशन पे जो हम लोग लास्ट सॉल्व किए थे, मैंने बताया था ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप अगर यू डैश और एल डैश प्लेस करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। थोड़ा इधर उधर ट्रांसपोज करके आ जाएगा आंसर। आगे सॉल्व करूं या इधर तक ठीक है, यू गाइज विल डू इट? बस आपको रिप्लेस करना है इक्वेशन पे, ये वाला इक्वेशन पे आपको ये वैल्यूज डालनी है। तो अगर आप ये जब वैल्यूज डालोगे, यू विल सी फाइ ऑफ माइनस अल्फा इंफिनिटी वुड बी 0, फाइ ऑफ इंफिनिटी वुड बी 0, और ये वाला भी आप देखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइ के अंदर अगर ये वाला होगा अपना, इसके अंदर अगर अपना ये वाला होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फाइ और फाइ इनवर्स अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से सिर्फ अल्फा बचेगा, अल्फा म्यू
हमारे पास म्यू क्या था, यू डैश क्या था, कोई बताएगा? फाइ इनवर्स ऑफ अल्फा, ठीक है। और एल डैश माइनस ऑफ सिग्मा फाइ ऑफ माइनस फाइ, एल डैश इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये वाला अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से म्यू अल्फा आएगा, सेकेंड इक्वेशन से यही है ना फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? इज दिस क्लियर? क्लियर, ओके। Guys are done writing? जो नेक्स्ट डाउट था दैट वाज सितंबर 2012। क्वेश्चन 1, बुकलेट का क्वेश्चन 2 है। इसमें हम लोग को दिया है कि द इफेक्टिव रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 4%। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 4% दिया है। कंपनी ए हैज इश्यूड अ 1 year जीरो कूपन बॉन्ड। कंपनी ए का जो यील्ड है जीरो कूपन बॉन्ड का दैट इज 6%, एंड कंपनी बी का जो यील्ड है दैट इज 8%। ऑल रेट्स आर एनुअली कंपाउंडेड, रिकवरी रेट 0 है। तो अगर डिफॉल्ट होता है, इफ डिफॉल्ट देन recovered amount is 0 and there are no frictional cost. Calculate the risk neutral implied default probability of each bond. So I'll do for one bond. ए का डिफाइन कर दो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, लेट्स से पी ए जो आपको करना है, ठीक है। तो इसमें बोला आपको यील्ड इज 6%। यील्ड अगर 6% है तो अगर आज बॉन्ड का प्राइस इज 100, तो आफ्टर अ पॉइंट अगर यील्ड 6%, विल बी गेटिंग 106 if there is no default, and if default you'll get 0. तो ये डिफॉल्ट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज पीएए, तो इसका प्रोबेबिलिटी इज पीएए एंड इसका प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पीएए। तो 106 वुड बी इक्वल टू 100। प्राइस उल्टा करते हैं, हम लोग को फ्यूचर में 106 मिलेगा, ठीक है। विल बी डिस्काउंटिंग इट बाय 1.04, क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री रेट 4% है और 1 साल का ही हम लोग को 1 साल बाद इतना पैसा मिलेगा 106, तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए, एंड इसका प्रोबेबिलिटी इज पीएए। एंड अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो 0 मिलेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पीए। सॉरी, पीए को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे? डिफॉल्ट नहीं होगा, नो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सॉल्व आपको पीए मिलेगा विच इज द नो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस पीए करना होगा। इज दिस क्लियर? स्क्रीन से बाहर जा रहा है। सो द इक्वेशन आई रोट वाज, आप प्राइसिंग करते हो अगर बॉन्ड का, तो अगर डिफॉल्ट नहीं होता है तो यू गेट 106,
क्योंकि 106 आपको 1 ईयर के बाद मिलेगा, यू विल हैव टू डिस्काउंट इट, एंड अपना रिस्क फ्री रेट इज 4%, तो 1.04 हो जाएगा, एंड यू विल गेट 106 ओनली व्हेन देयर इज नो डिफॉल्ट। तो नो डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी अपने ने पीए लिया है, ठीक है। और डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने इधर पे पीए नो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लिया है, एंड बुक में पीए वो लोग ने डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लिया है, ठीक है। तो बस टर्मिनोलॉजी चेंज है, देख लेना तुम लोग। एंड अगर डिफॉल्ट होता है यू विल गेट 0, एंड इसका प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी ए। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट पी ए विच इज द नो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिफाइंड, एंड जो अपने को फाइनल आंसर चाहिए वो निकालने के लिए अपने को फाइनल आंसर चाहिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस पी ए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज 1.8868%। बॉन्ड बी का करो प्लीज एंड टेल मी द आंसर। Do the same thing for bond B and default probability बताओ। हाँ, क्या हुआ आपको, हम लोग को बता दिया है कि 6% अपने को रिटर्न मिलेगा इफ देयर इज नो डिफॉल्ट, एंड इफ डिफॉल्ट अपने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिफाइंड इज पीए अपना नो डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी है, एंड 1 माइनस पीए ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपने क्या निकालते हैं, 106 इज आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, 100 पे, नहीं प्राइसिंग करते हैं अपना। 100 प्राइस कब हो सकता है, 100 प्राइस होने का दो केस है, यू ईदर गेट 106 और यू गेट 0। यहाँ पे आपको 0 को भी डिस्काउंट करना था, बट सिंस इट इज 0 मैंने नहीं लिखा, ये डजंट मेक सेंस, इतना क्यों लिखना है। फिर अपने को इसका प्रोबेबिलिटी 106 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पीए according to our definition. Now you are getting 106 after an year. You would have to discount it present value पे लाने का, क्योंकि ये क्या है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड इट इज एट टाइम 0, ये पैसा आपको टाइम 1 पे मिल रहा है, CM1, ठीक है। यू हैव टू डिस्काउंट इट। डिस्काउंट के लिए रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी क्या अपना, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है 1.04, तो इसलिए 1.04। ना कर लो, उससे भी कर सकते हो। ई कैसे, ई नहीं, वो फॉर्मूला में ई है पर यहाँ पर इफेक्टिव रेट है, इसके लिए 1.04 इफेक्टिव रेट, यहाँ पे इफेक्टिव इफेक्टिव जहाँ पे जस्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। हाँ इफेक्टिव रिस्क कंटिन्यूअसली, हाँ 1.04 करके फिर 106 इज द सिंपलर प्रोसेस। तुमको टाइप करना है एग्जाम में, ये भी सोचो, ई के ऊपर इतना पावर्स। इज दिस क्लियर? बॉन्ड बी का कैन यू गाइस गिव मी द आंसर? बॉन्ड बी का 3.70, सबका आ रहा है 3.70। आर यू गाइस गेटिंग द आंसर? ए और बी का बताना मेरे को एक बार, आई विल राइट इट डाउन। ए का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, बी का क्या है? बी का इज 3.70%, ई का क्या था 1.8889 कर दो। The next question is calculate the 95% war, tail war, 95% war, tail war, और क्या निकालना,
The first case is if we invest 100 in bond AA. ठीक है, तो bond AA में क्या हो रहा है? You either get 106 or you get nothing. तो either आपका return is 6% or your return is -100%. ठीक है, तो -100% का रिटर्न क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? 1.89%. इसको थोड़ा सा माइनस करके बताओगे क्या? 100 माइनस 8 1.89. 98.11. ठीक है, अपना वॉर का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी की जो हम लोग बेंचमार्क ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0.05. ये वाला डिस्क्रीट है, यू गाइस कांट राइट लाइक दिस. अपने को ये वाला लेके x लेना होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस. इसके पहले भी एक चीज है वो लिखना होगा, तो डिस्क्रीट वाला आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला. ठीक है, नाउ सी -100% का प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05, बट यू कांट टेक दिस एज द बेंचमार्क. अगर आप ये बेंचमार्क ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि -100% अपना वैल्यू एट रिस्क है, तो यू मीन कि 5% ऑफ द टाइम्स, एटलीस्ट 5% ऑफ द टाइम्स योर रिटर्न्स वुड बी लेस देन -100%, विच इज इनकरेक्ट. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि -100% सिर्फ 1.89 बना रहा है परसेंट. ठीक है, उसके ऊपर भी आपको चेक करना पड़ेगा क्या है. उसके ऊपर हमारे पास दो ही केस है, देयर इज ईदर 6% एंड -100%. ठीक है, और इधर पे भी देखो मैक्सिमम ऑफ x लिखा है. You would have to take maximum of x. इसका मतलब क्या हुआ? You would have to take इतना x जिसका पूरा प्रोबेबिलिटी बना के 0.05 से जस्ट नीचे हो. ठीक है, वो वाला मैक्सिमम लेना. सपोज यहाँ पे अगर कुछ और होता, सपोज यहाँ पे एक रिटर्न, एक और समझ लो x रिटर्न होता जिसका प्रोबेबिलिटी वुड बी सपोज 3% या 4% ले लो, तब आप ये वाला चीज ले सकते हो. 4.89 हो रहा है. अगर आप फिर वापस 6% को इंक्लूड करोगे तो वो 5% से ज्यादा हो जाएगा, तब आप x रिटर्न लेते हैं, योर वैल्यू एट रिस्क. बट सिंस यहाँ पे अगर अपने -100 ले लेते हैं, इट वुड बी जस्ट 1.89%. तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा जो वैल्यू एट रिस्क है, it would contain some of the -100%, and it would also contain 6% का कुछ पार्ट, जस्ट सो कि अपने 5% बना पाए. Is this clear? Is this clear? और अगर प्रैक्टिकली भी बात करें, इफ वी टेक वॉर एज -100%, अकॉर्डिंग टू अपना वॉर का डेफिनेशन, वी मीन कि एटलीस्ट 5% ऑफ द टाइम यू वुड लूज ऑल योर मनी. तो वुड यू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड जहाँ पे आपको पता है कि 5% प्रोबेबिलिटी तो एटलीस्ट है कि वुड लूज ऑल योर मनी. तो इससे बेटर आई वुड नॉट इवन इन्वेस्ट. जब आपको पता है कि 5% प्रोबेबिलिटी तो है, उससे ज्यादा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी. तो इस केस में वॉर इज नॉट -100%. दिस शुड बी वेरी क्लियर. क्योंकि एक तो ये अपना ये वाला रीजनिंग हो गया, एक रीजनिंग ये हो गया, फिर सेकंड है यहाँ पे मैक्सिमम है फंक्शन में, तो अपना वॉर वुड बी 6%. ठीक है, एंड वॉर का डेफिनेशन ये टी है. दिस इज द बेंचमार्क. बेंचमार्क इज 6% और वॉर क्या होता है? वॉर इज माइनस ऑफ टी, तो वॉर इज -6%. इज दिस क्लियर? फिर से वो बाहर चला गया क्या? हाँ, 98.11%. ये you would take some part of this and some part of this. 98.11 है, तो उसमें से कुछ पार्ट इस पे आ गया, कुछ प्रोबेबिलिटी you take and कुछ प्रोबेबिलिटी you don't take. Less than 6% is below 5%. हाँ 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 हाँ. Below 5%. Below 100 -100% का 1.8. तो below 100% का 0. Below minus. And below 6%. See, वार अपना क्या आ रहा है? It is -6%. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो -100% है, then you have -6%, then you have 6%. ठीक है, हाँ,
आई एम एक्सप्लेनिंग. बाय -6% वॉर यू मीन दैट यू वुड नॉट लूज एनीथिंग. जो आपका 100 वैल्यू इन्वेस्टेड था, आपका वो 100 ही रह गया है. नहीं, 100 ही रह गया है, रिटर्न कुछ नहीं मिला. बाय -100% इट मीन्स कि यू वुड लूज एवरीथिंग. ठीक है, बाय -6% इट मीन्स यू वुड नॉट अर्न एनीथिंग. तो विच इज अ फेयर गेम. अगर आप इन्वेस्ट करो, यू वुड नॉट अर्न एनीथिंग, ठीक है, तो भी कोई रिस्क नहीं है मेरे पास, इसलिए अपने -6% बोल सकते हैं. यू टेक -6% इज द बेंचमार्क. 6% तो नहीं ले सकते ना, 6% इज द रिटर्न. रिटर्न का चांसेस इज 98.11. हाँ, वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना बाद में. स्टार्टिंग से ही अगर हम लोग 106 and 0 के साथ, हाँ, स्टार्टिंग से तो आप स्टार्ट कर सकते हो. स्टार्टिंग से सीधे आर टू वेज. आपको -6% वार आया है, उसके बाद यू वुड हैव टू सॉल्व. आगे एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना पड़ेगा, या फिर आप इधर से ही सीधा कर सकते हो. probability of your losses being less than this benchmark level has to be less than 5%. हाँ, So losses being less than -100% is zero. है ना? And प्रोबेबिलिटी probability of your losses being less than -100%. लेस देन -100% इज 0. ठीक है, बिटवीन -100% टू समथिंग वैल्यू इज समथिंग प्रोबेबिलिटी. -100 के नीचे तो आपको प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि 100% चांस का आपने बोल दिया है. 100% से ज्यादा यू कांट लूज. जितना आप इन्वेस्ट किए उससे ज्यादा यू कांट लूज. इन द केस ऑफ अ बॉन्ड, इन स्टॉक्स ऑब्वियसली यू कैन लूज, आपका वैल्यू गिर सकता है, नेगेटिव में जा सकते हो आप. बट इन इस केस में आप नहीं यूज कर सकते हो. तो -100% के नीचे का प्रोबेबिलिटी इज 0. फिर -100 और -6 के रेंज में कुछ होगा, -6 के और 6 के रेंज में कुछ होगा. benchmark level -6%. हाँ, हाँ, इधर से ये देख के अगर वो देखेंगे तो probability of your losses being less than 6%. वॉर क्या होता है, -t, -6%, Probability of loss being less than -6%. is less than 5%. Is this clear? Is this clear? टेल वॉर क्या होगा? टेल वॉर का डेफिनेशन, वॉर बाय द प्रोबेबिलिटी. हाँ, हाँ, टेल वॉर, टेल वॉर, टेल वॉर. एक सेकेंड, कंडीशनल टेल वॉर नहीं निकालने बोला है क्या इसमें? हाँ बोला है पहले. तो कंडीशनल टेल वॉर इज 6%. ये आपका जो आया है 6% बाय प्रोबेबिलिटी दैट इज लेस देन है. टेल वॉर का होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ t minus x comma 0 where t is your benchmark and x is your loss. तो हमारा t क्या है? t is 6% here. तो 6% minus what is the loss which can go beyond 6%. दो ही लॉस अपने पास, या तो 6% हो सकते हैं तो -100%. तो it is -100%. And what is the probability of loss being -100%? Default probability 1 point. ये करने से टेल वॉर आ जाएगा. कंडीशनल टेल वॉर क्या होगा? वॉर बाय प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेस देन द बेंचमार्क. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1.89%. क्लियर? इज इट क्लियर? कंडीशनल टेल वॉर तो टेल वॉर अपॉन होगा ना. हाँ, हाँ, ये जो वैल्यू आएगा, सॉरी, जो कंडीशनल टेल वॉर है दैट वुड बी टेल वॉर अपॉन योर प्रोबेबिलिटी. तो ये वाला जो वैल्यू आएगा आपको उधर प्लेस करना. सेम यू वुड हैव टू फॉलो फॉर बी बॉन्ड. अगर आप पोर्टफोलियो वाला जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पोर्टफोलियो बनाने बोला है, मैम अभी सेकंड पार्ट का मेरे को बहुत समझ नहीं आया. हमारे पास तो दो ही रिटर्न बेंचमार्क्स है ना, 6% और -100%. देन व्हाई हाँ. वी टेक -6%? Okay, wait. See, you have -100% and you have 6%. ठीक है.
अपना -100% का प्रोबेबिलिटी इज 1.89%, ठीक है, और इसका क्या है 98.11%. Probability that your loss is -100% is 0. Your losses can't be -100%. यहाँ पे बोल रहे हैं कि your loss is -100%, the probability is 1.89. समझे? Okay. तो यू कांट टेक -100%, उसका प्रोबेबिलिटी इज 0. उसके बाद आता है योर 6%. तो प्रोबेबिलिटी योर लॉस इज बिटवीन 6% टू, उसके बाद नहीं 6% नहीं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग 100% ले लो, -100%, दैट इज 1.89%. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ठीक है. उसके बाद अपने को दूसरा केसेस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो डिस्क्रीट वाला डेफिनेशन होता है यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ एक्स लिखा है, तो अपने को वो वाला एक्स लेना होगा जब तक एड ऑन करके यू डोंट गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पे योर लॉसेस आर लेस देन 0.05. हाँ. ठीक है, Yes. इसीलिए वी मूव ऑन टू 6%. Okay, तो हम केस लेंगे लेस देन 6%. आप ये लिए, फिर आप 6% और 100% का केस बीच में केस ले सकते हो, -6% और 100%. हाँ, probability of x less than -100% less than x less than 6%. जो फेस See, I don't really want you to guys to write this equation. ये बस समझाने के लिए, ये लिखने से आप बहुत प्रॉब्लम आ जाओगे in the exam. ये बस समझाने के लिए मैंने बोला that you can't take -100%. That is very clear. Since it is a discrete distribution, आपके पास 6% है और -100% है. इसके अलावा आपका वैल्यू कुछ और नहीं हो सकता है. तो it can't be -100%. It has to be 6%. And the reason which you have to explain is you don't have to write all these equations. ठीक है, बेस्ट वुड बी नॉट टू राइट ऑल दीज इक्वेशंस. ये समझाने के लिए था कि -100% क्यों नहीं ले सकते हैं. आपको एक्सप्लेनेशन में क्या देना होगा कि इफ वी टेक -100%, इट वुड मीन कि 5% ऑफ द टाइम्स आर लॉसेस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 5% ऑफ द टाइम्स आर लॉसेस वुड एक्सीड -100%, व्हिच कैन नॉट बी द केस. देन वी मूव ऑन टू द 6%, एंड आपको फॉर्मूला के थ्रू समझाना है कि दैट वी हैव टू टेक द मैक्सिमम ऑफ एक्स. इसीलिए वी मूव ऑन टू द 6%, एंड क्योंकि वॉर इज माइनस ऑफ टी, तो अपने -6% लिखते हैं. इज इट क्लियर नाउ पर्णिका? Yes. पोर्टफोलियो वाला देखते हैं. पोर्टफोलियो में बोला है कि 50-50 दोनों में इन्वेस्टेड है. तो चार क्या केस हो सकता है? इधर आपका ए एंड बी दोनों में देयर इज नो डिफॉल्ट, फिर या तो ए में डिफॉल्ट है एंड बी में नो डिफॉल्ट, ए में नो डिफॉल्ट एंड बी में डिफॉल्ट, देन ए एंड बी दोनों का डिफॉल्ट है. ये चार केस हो सकते हैं. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, आपको बोला है कि 50-50 दोनों में इन्वेस्टेड है, तो अगर दोनों में नो डिफॉल्ट है तो 50 इंटू 1.06 होगा एंड 50 इंटू 1.08 होगा. ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय क्या होगा? रिस्क फ्री रेट क्या है? तो डिवाइड बाय 1.04. इसका प्रोबेबिलिटी क्या था? 1.89. और क्या था एक तो? आई हैव रिटन, तुम लोग बता पाओगे मुझे? 3 हाँ, वेट, फिफ्टी हैव इन्वेस्टेड ओवर दिस, 50 हैव इन्वेस्टेड ओवर दिस, एंड इसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा? 1.89 इंटू परसेंट इंटू 3.81. हाँ, One नो minus डिफॉल्ट होगा. एक सेकेंड, ये नो डिफॉल्ट है, इस केस पे आएगा 3.77 एंड 1.81, और यहाँ पे 1 माइनस 1.81% इंटू 1 माइनस 3.77%. ठीक है, नो डिफॉल्ट, बी हैज डिफॉल्टेड, तो बी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. 1 माइनस 1.81% इंटू 1 माइनस 3.77%. ठीक है, नो डिफॉल्ट, बी हैज डिफॉल्टेड, तो बी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. 1 माइनस 1.81% इंटू 1 माइनस 3.77%. ठीक है,
वी आर कैलकुलेटिंग द रिटर्न ओवर यार परसेंटेज में, क्योंकि आप 50 इन्वेस्ट किए थे, 50 पे आपको 6% मिला, 50 इन्वेस्ट किए 50 पे आपको 8% मिला। नहीं, आई एम टेलिंग, रुको, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, रुको एक एक केस पे जाते हैं। ए एंड बी अगर नो डिफॉल्ट है, ठीक है, तो आप 50 यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए, 50 यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी, 50 पे आपको 6% रिटर्न मिला, 50 पे आपको 8% रिटर्न मिला, यू डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आपका इनिशियल अमाउंट वाज 100, ये वाला अमाउंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी की दोनों बॉन्ड डिफाइंड नहीं हो, डिफॉल्ट नहीं हो, तो ये अलग सेपरेट कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी इज दिस। इसको सॉल्व करके बताओगे मुझे? नेक्स्ट केस क्या होगा? ए डिफॉल्ट हो रहा है तो ए पे आपको 0 मिलेगा, एंड बी डिफॉल्ट नहीं हो रहा है तो बी पे आपको 8% मिलेगा। तो ए डिफॉल्ट हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इस केस का होने का चांसेस आर व्हाट, कि आपका रिटर्न ये होगा, इसका चांसेस क्या है कि ए डिफॉल्ट नहीं हो, ए डिफॉल्ट हो जाए, ए का डिफॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी इज 1.81% एंड बी का नहीं डिफॉल्ट होने का प्रोबेबिलिटी इज दिस। नेक्स्ट केस में आपका रिटर्न 50 इंटू 1.06 प्लस 50 इंटू 0 होने का चांसेस क्या है, क्योंकि बी डिफॉल्ट हो रहा है, तो बी डिफॉल्ट हो रहा है तो बी का प्रोबेबिलिटी 3.77% लेंगे, और ए डिफॉल्ट नहीं हो रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग ये लेंगे, ठीक है। ए एंड बी का डिफॉल्ट होने का, ए एंड बी दोनों डिफॉल्ट हो रहा है, यू वुड गेट 0, दिस मीन्स योर रिटर्न इज -100%। इस केस पे दोनों डिफॉल्ट हो जा रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी इज दिस, ये क्या निकाल के बताना। क्या? कौन सा वाला? ये वाला 6.82 करना है श्योर? जीरो 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 वन, ये वाला आंसर एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? नहीं, जीरो तो नहीं होगा। अच्छा, जीरो पहले का बताया आपने। पर्निका, यू हैड सेड नो ऑन व्हाट? नहीं मैम, पहले का था। पहले का था। इसका 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 आई वांट द आंसर फ्रॉम पीपल हु आर ऑनलाइन। नहीं, यू गाइस सेड ऑनलाइन में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पे अटेंशन। 0.948, ठीक है, 0.01819, 0.018 मल्टीप्लाई करके आंसर बोल रहे हो क्या? आस्था 0.00182, ओके 0.0363, सबका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। अब अपने ये वाला क्लियर हुआ, ये बना कैसे, अब वॉर पे आते हैं। तो वॉर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस आर लेस देन योर बेंचमार्क 0.05, ठीक है, 95% ले रहे अपने, तो अभी स्टार्ट फ्रॉम -100%। अगर अपने -100% लिए, इससे आप लोगों को डाउट्स क्लियर होगा वो वाला क्वेश्चन का। -100% लिए तो इसका चांसेस क्या है? 0.007, ये जो भी है कितना, 3 0 है, 007, तो अब अपने इससे ज्यादा अपने ले सकते हैं। ये वाला मेरे को कैलकुलेट करके बताओ ना, एक सेकेंड, और दिस वुड बी -1 बिकॉज यू आर लूजिंग ऑल योर मनी, दिस वुड नॉट बी 0। आपका 50 चला जा रहा है ना, 0 नहीं हो रहा। ये तीनों रिटर्न्स बताना मुझे कितने आ रहे हैं। You get 50, 50 आप इन्वेस्ट किया एंड 50 you are losing because there's a default, so you don't get anything, इसलिए -1 not 0, 50 आपका जा रहा है।
ये माइक कौन सा परसेंट? 1.07 डिवाइड किया 100 से, should be 7%. अरे 1 पॉइंट, अच्छा वी हैव इंक्लूडेड दिस, तो 1.07% आया, तो आपका रिटर्न क्या है 7%. 1.07 आपने इधर पे आंसर 1.07 आ रहा है, योर रिटर्न इज 7% हियर. इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे योर रिटर्न इज -46%, एंड इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे योर रिटर्न इज -47%. करके एक बार चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? -47, यस, -0.47. ये समझा कैसे? 0.04. 50 into -1, ब्रैकेट यूज करोगे प्लीज? लेट्स टेक 0.08 ओनली रिटर्न्स के लिए. डायरेक्ट रिटर्न्स ही कैलकुलेट करते हैं. लेट्स नॉट गो इनटू द अमाउंट, अपने डायरेक्ट रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं. 0.04, 0.03, नो, लेट्स नॉट गो इनटू द अमाउंट्स, अपने डायरेक्ट रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं. इससे आपका अमाउंट्स आता, एंड वी वुड बी कैलकुलेटिंग डायरेक्ट रिटर्न्स. तो 50 पे आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, 50 पे आपको 8% रिटर्न मिल रहा है. उसको परसेंटेज फॉर्म में निकालने के लिए 100. 50 पे यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इसलिए -1. 50 पे आपको 8% रिटर्न मिल रहा है 100. 50 पे आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, 50 पे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, एंड यहाँ पे पूरा सब कुछ जीरो जा रहा है, माइनस, तो -100%. ठीक है, सब कुछ आपका -100% हो जा रहा है. इट इज 50 into -1 because you're not getting anything. 50 into -1, तो ये आपका 7% होगा, -46% होगा, -47% होगा, और -100% होगा. क्लियर? क्लियर. अमाउंट पे नहीं जाते, रिटर्न ही देखते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की आपका बेंचमार्क अगर -100% बेंचमार्क लेते हैं, इसका इट इज 0.0007. तो ये अपने नहीं ले सकते क्योंकि वी वुड हैव टू गो टू द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो अगर -47% लेते हो एंड यू एड दिस, स्टिल आप 0.05 के बेंचमार्क से नीचे हो, तो आप 46% पे जा सकते हो. -46, क्योंकि 46 वुड बी लेस देन 47, तो यहाँ पे -46 है. तो अगर आप ये वाला एड ऑन करते हो तो आपका सब मिला के 0.05 हो जाएगा. तो व्हाट इज योर वैल्यू एट रिस्क? -46%. टी है, वैल्यू एट रिस्क क्या होगा? माइनस ऑफ टी, 46%. टेल वॉर क्या होगा? वैल्यू एट रिस्क तक समझ आया? समझ आया वैल्यू एट रिस्क तक? हम लोग ने -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया 50 को? सी 50 पे वी आर कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स. ठीक है, 50 पे आपको 0.08 रिटर्न मिल रहा है इफ यू आर इन्वेस्टेड इन बी, 0.06 इफ यू आर इन्वेस्टेड इन ए. यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब आपका रिटर्न -1 हो जा रहा है. जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा पैसा चला जा रहा है, इसीलिए आप 50 इंटू -1 करते हो. आप जो 50 इंटू अगर आप जीरो कर रहे हो तो ये जीरो हो रहा है. ठीक है, तो आपका -50 नहीं हो रहा है. डिफॉल्ट होने का इज यू लूज ऑल योर मनी, इसीलिए आप -1 कर रहे हो. अब समझ आया अश्मिता? ओके, तो टेल वॉर क्या होगा? -46% के नीचे क्या क्या था? 47. अब -46 से क्या ज्यादा लूज कर सकते हो? 47% लूज कर सकते हो और 100% लूज कर सकते हो. तो टेल वॉर इज 46% माइनस ऑफ, हाँ, -46% माइनस ऑफ 47% into what is the probability of 47%? चला गया क्या?
कैलकुलेशन 47 प्रोबेबिलिटी का क्या था 47% का -46% माइनस ऑफ -100%, इसका प्रोबेबिलिटी क्या था? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी टेल वॉर। कंडीशनल टेल वॉर क्या हो जाएगा? टेल वॉर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज क्या क्या लेंगे अपने नीचे? टेल वॉर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज दैट योर लॉस इज लेस देन 46%, -46%। उस दो का प्रोबेबिलिटी क्या है? एक -47% वाला प्रोबेबिलिटी एंड ये वाला प्रोबेबिलिटी। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? श्योर? नेक्स्ट क्या डाउट है? नेक्स्ट क्या डाउट है? September 2015 question. ब्राउनियन है इसमें, वी डू इट लेटर जब ब्राउनियन रिविजन करेंगे। ब्राउनियन से स्टार्ट करना होगा, यू वुड हैव टू डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। ब्राउनियन वाला रिविजन पे आएगा। हाँ, September 2019 question 1 कब सेकंड सब पार्ट का बी वैल्यू एट रिस्क। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 पहले क्वेश्चन 11 पे आता तब। ये 25 है ना क्वेश्चन 11। ओके, क्वेश्चन 11 इज रिलेटेड टू ब्राउनियन मोशन। तो जब ब्राउनियन वाला चैप्टर आएगा देन विल डू इट। क्वेश्चन 1 to 10 में और कोई डाउट है? 1 to 10 लेट्स गो न्यूमेरिकल वाइज। 1 to 10 बोलो पहले। 1 to 10 में नहीं है किसी का? मेरे पास आया हुआ है डाउट्स। ओके, 11 to 20, 11 to 20। 11 to 20 ब्राउनियन वाला पार्ट हटा के नहीं है डाउट? तो सीधा वी आर गोइंग टू क्वेश्चन 25। 25 के पहले 24 डाउट था आई गेस किसी का। हाँ, 24 पार्ट 3, 24 पार्ट 3। लेट्स डू 24। 24 is April 2019 question 8। So guys are okay with April 2019 question 8? ठीक है, इसका डाउट है, लेट्स cater to that। ट्वेंटी 19 में पहले अपने को बोला है कि डेरिवेटिव्स का वैल्यू इज 100,100, ठीक है। जो रिटर्न है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल 1% कॉमा 20%। तो 0.01 कॉमा 0.02, नहीं 0.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या होगा? पोर्टफोलियो क्या होगा? पहले तो अपना जो प्रेजेंट वैल्यू है इनटू द रिटर्न 1 प्लस रिटर्न। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा एज इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस आर। एक्सपेक्टेशन ऑफ आर क्या है? 0.01। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर?
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, आई एम नॉट राइटिंग इन एवरीथिंग। वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, वो कैसे आते हैं बाहर? स्क्वायर हो क्या आएगा? फिर वेरिएंस ऑफ 1 प्लस आई क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ 1 प्लस आई, वेरिएंस, वेरिएंस ए प्लस, चलो वेरिएंस आई यूएस नो, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ आई, वेरिएंस ऑफ आई क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.2, तो 0.2 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछा? डाउन साइड सेमी वेरिएंस, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिवाइड बाई 2 कर लेना। शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी रिलेटिव टू, ये क्लियर है इधर तक? यस, नो? शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट योर लॉसेस आर लेस देन योर बेंचमार्क। तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है, इट इज लेस देन दिस बेंचमार्क, अपने को ये बोला है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसको इधर भेजे तो 1 प्लस आई इज लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी आई इज लेस देन 0। आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आई या फिर आर नॉर्मल 0.01.02, तो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 0 माइनस 0.01 बाई 0.2, तो ये फाई ऑफ ये वैल्यू आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी, रहेगा ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में तो 0.2 स्क्वायर रहेगा। 0.2 स्क्वायर नॉर्मल अरे मतलब मैंने न्यू कॉमा सिग्मा करके डिस्क्राइब किया डिस्ट्रीब्यूशन को, आप नॉर्मल न्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर कर डिस्क्राइब कर लो, जो भी। आई मीन सिग्मा ओनली, सिग्मा स्क्वायर नहीं। सिग्मा लिखा मैंने, सिग्मा स्क्वायर नहीं लिखा। सिग्मा इज 0.2, इधर पे 0.2 आ गया, इसलिए मेरे को पता था सिग्मा यूज करना है, सिग्मा स्क्वायर करना नहीं यूज, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे डिफाइन कर दो। इज दिस क्लियर? 0.2, 0.2, एक सेकेंड। फिर क्या है? Determine the 99% value at risk over the 1 day period relative to the expected portfolio value. 99% value at risk निकालना है. Probability x is less than t is 0.01. Probability that this 1 plus I is less than t is 0.01. हाँ हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में 1000 इंटू 1 प्लस आई आपका एब्सोल्यूट अमाउंट आएगा। लास्ट में आपको आंसर एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखना होगा। अगर आप पोस्ट नोट्स में भी देखोगे तो यू वुड फाइंड द लाइन कि वार आपको कभी भी परसेंटेज टर्म्स में नहीं छोड़ना है। वैल्यू एट रिस्क इज ऑलवेज इन द मॉनेटरी अमाउंट। बेस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप टी अगर आपका रिटर्न है तो 1 प्लस टी होगा। हाँ मतलब नहीं, अगर डिफाइन कैसे है टी इज, अगर आपका रिटर्न डिफाइंड है टी में, तो रिटर्न मतलब क्या हुआ? 0.05 तो 0.04 तो नहीं होगा। पोर्टफोलियो वैल्यू अगर आपको रिटर्न, अगर आपका 100 है और 6% रिटर्न है, तो पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होगा? 100 इंटू 1.06। वैल्यू 100 इंटू 0.06 तो नहीं आएगा ना। डिपेंड्स की क्वेश्चन कैसे फ्रेम्ड है। क्या आपको क्वेश्चन में पूछा? अगर आपको क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का वैल्यू पूछा है तो आप 100 इंटू 1.06 करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रिटर्न या लॉसेस का वैल्यू बताओ, तब आप 100 इंटू 100 इंटू 0.06 करोगे, 0.06। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है ये देख के करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस आई टी बाई दिस, प्रोबेबिलिटी आई इज लेस देन टी बाय दिस माइनस 1।
फिर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना. इज दिस क्लियर? इधर तक या स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करें? हो जाएगा. ओके हमारा मेन डाउट इज .3 राइट. .3 में अपने को बोला है कि जो भी रिटर्न्स है दे आर इंडिपेंडेंट, डे बाय डे पे इंडिपेंडेंट रिटर्न्स है. ठीक है. डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट यू वुड नीड टू पास दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 99% वॉर इवेंट इज एटलीस्ट 50%. अपने को चाहिए कि 99% वॉर का जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी है दैट इज एटलीस्ट 50%. तो बाई वॉर का डेफिनेशन क्या होता है? इज अ 1% चांस there is a 1% chance that your losses would exceed a certain amount, your benchmark. ठीक है. अपने को चाहिए कि अपना वार इवेंट एटलीस्ट 50% से ज्यादा हो. ठीक है. तो पहले इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन कर सकते हैं. क्यों डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि द रिटर्न्स आर इंडिपेंडेंट, डे बाय डे रिटर्न्स इंडिपेंडेंट है. और एन यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ डेज. डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज बोला है? नहीं बोला है ना? बोला है मिनिमम नंबर ऑफ डेज. हाँ. मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही निकाल. अच्छा हाँ मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही निकालना. 1% चांस कि अपना वार इवेंट अकर करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? Let's do it the other way around. What is the probability that you will not see the war event? 1% चांस है कि अपना वार इवेंट अकर करेगा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यू विल नॉट सी द वार इवेंट? 99%. ठीक है. तो 0.99% इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट सी द वार इवेंट. ठीक है. अपने को क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सीइंग द वार इवेंट? दैट वुड बी 1 माइनस 0.99. ठीक है. अब लेट्स कन्वर्ट इट इनटू n नंबर ऑफ डेज का अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी वुड हैव टू फाइंड आउट द डेज. तो n डेज अपने लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स इंडिपेंडेंट है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो हर दिन का प्रोबेबिलिटी. इज दिस क्लियर? मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं? ठीक है. तो हर दिन फॉर n डेज you would not see the var. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.99 0.99 0.99 up to n times. तो 0.99 to the power n. Is this clear? Yeah. तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 minus 0.99 to the power n. You want this probability to be at least greater than 0.05 है ना? 50% है ना? greater than 0.5. तो इधर से आप n सॉल्व कर लो. क्या आ जाएगा? 0.05 0.99 n इक्वल टू लेके सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है, समझ आएगा. तो n log 0.99 log 0.5 n क्या हो जाएगा? log 0.5 log 0.9. इसका आंसर क्या आ रहा है? 69. एग्जैक्ट होल नंबर आ रहा है? नहीं, इस डिवीजन का आंसर. तो 68.9 इसका नेक्स्ट बेस्ट होल नंबर क्या है? 69. तो यू वुड नीड 69 डेज की आप अपना जो वार इवेंट है उसको एटलीस्ट 50% ऑब्जर्व करें. इज दिस क्लियर पढ़ने का? पहले अपने क्या किए? हम लोग को पता था कि प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड नॉट सी द वार इवेंट इज 0.999. ठीक है. एंड क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो अपने सबको n टाइम्स मल्टीप्लाई करके 0.99 टू द पावर n आ गया. उसके बाद यू वांट कि इसका प्रोबेबिलिटी 0.5% होगा, इसलिए अपने इक्वेट कर दिए.
or of seeing the var event is 1 minus 0.99 to the power n. Is this clear now? इसमें जैसे आपने बोला कि पर डे का प्रोबेबिलिटी टू नॉट टू सी वाले 0.98, तो हम सेकंड नीचे वाली इक्वेशन को ऐसे नहीं ला सकते 0.01 की पावर n, क्या 0.01 की पावर n सी वॉर इवेंट की हर दिन वॉर इवेंट देखने का प्रोबेबिलिटी 0.01 फॉर n डेज इट इज 0.01 टू द पावर n. 0.01 to the power n is equal to 0.5. You mean this? Yeah. हाँ. 3 point क्या कह रही हूँ? नहीं, ये पढ़ नहीं सकते हम लोग. सी अपने को पहले इधर से स्टार्ट करना होगा. यू वांट टू आस्क कि अपने 1% से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? या मतलब मेरा मतलब है कि हमने सिर्फ 1 - 4 प्रोबेबिलिटी के बाद 1 - 4 वाली प्रोबेबिलिटी. अब Okay. नीचे वाले चीज की इंडिपेंडेंट है, इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि पहले दिन हम देखें और दूसरे दिन ना देखें, तो 1% वाले में तो है कि हम सारे ही दिन इवेंट देखे ही ना. सी 1% वाले में आप बोल रहे हो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यू अज्यूम दैट द रिटर्न्स ईच डे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो आप पहले बेसिक अजम्पशन से चालू करते हो, क्योंकि अपना वार का डेफिनेशन ही ये है कि 99% ऑफ द टाइम्स यू वुड नॉट सी द वार इवेंट. ठीक है, तो 1% ऑफ द टाइम देयर इज एटलीस्ट 1% ऑफ द टाइम दैट यू वुड सी द वार इवेंट. तो एग्जैक्टली अपने ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते कि प्रोबेबिलिटी दैट हर दिन यू वुड सी एटलीस्ट 1% ऑफ द टाइम. तो एटलीस्ट आता है उधर पे. दिस इज क्लियर? यस यस. नेक्स्ट क्या है? 25. समझ आ रहा है ना? Yes and say yes or no. कहीं पे कुछ you want me to slow down fast ना कुछ भी? मैम हाँ, अगर ये बाइनोमियल है तो हम लोग n से 0 × 0.99 ऐसे नहीं कर सकते. क्या? Couldn't get you, अगर sorry. ये अगर ये बाइनोमियल है तो नहीं, it's not binomial. इसमें आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अप्लाई. इट डजंट, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको नो मैंने मिस्टेक कर दिया था इस पे. बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो बहुत आपको n सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा. यू कैन, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, पर वो n c0, तो n का वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लगेगा. एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें अगेन बोला रिटर्न्स इंडिपेंडेंट है, उसमें वो लोग बाइनोमियल अज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें वो यूज करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो. बट सिंस इसमें n ही निकालना है तो डिफिकल्ट होगा. आपको हर एक n का वैल्यू आफ्टर अ पॉइंट एक बेंचमार्क डिसाइड करके हर पॉइंट पे n को फॉर्मूला में बैठा के आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा. तो बहुत वो हो जाएगा, मेस हो जाएगा. इज इट क्लियर? 25 में क्या है? सेकंड सब पार्ट में वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क. September 2019. Question 25, according to the booklet. September 2019 का क्वेश्चन 1. पार्ट 1 तो छोड़ दो. एक स्टूडेंट के पास करेंटली 9,000 है पाउंड एंड ही नीड्स टू बाय द कार जिसका कॉस्ट इज 10,000 पाउंड. ठीक है, 3 ऑप्शंस है. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. ऑप्शन 1 है कि वो बैंक में इन्वेस्ट करे जिसमें 10% गारंटी हो. ऑप्शन 2 इज जिसका रिटर्न्स नॉर्मल 15% इनटू
15% होल स्क्वायर है डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड थर्ड इज कि एक गैम्बल है जिसमें यू वुड लूज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विद 65% और डबल द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे डबल हो जाएगा, 65% प्रोबेबिलिटी है, और यू वुड लूज एवरीथिंग विद 35% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 2 वाला पोर्शन पूरा ही कर लेते हैं। टू में पहले शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी बिलो 10,000, ये अपना बेंचमार्क बोला है। तो प्रोबेबिलिटी दैट योर फंड लेवल विल बी बिलो 10,000, ये क्या होगा? अगर आप इधर पे बोलोगे, बैंक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव 10% रिटर्न जो गारंटीड है। पर अगर आप 900 इंटू 1 प्लस 10% करते हो तो क्या आता है वैल्यू? 9। तो देर इज 100% चांस कि आपका देर इज 100% शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, क्योंकि आप कोई भी एंगल से 10,000 तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी की 9,000 इंटू 1 प्लस आई इज लेस देन 10,000, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी 1 प्लस आई इज लेस देन 10,000 बाई 9,000, प्रोबेबिलिटी आई लेस देन 10 बाय 9 माइनस 1, और इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना, ये हो जाएगा। क्लियर इधर तक? क्लियर? इज दिस क्लियर? मैम हाँ, मैम जो ऑप्शन 1 था उसमें जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 9900 होगा, इसलिए वो 100% आया। हाँ, अपने को शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी चाहिए। अपने को पूछा है, बेंचमार्क दे दिया है 10,000। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो भी फंड लेवल है, फंड वैल्यू है, वो 10,000 के नीचे होगा। तो बैंक का क्या बोला है? बैंक आपको 10% ही रिटर्न देगा विद गारंटी। गारंटी के साथ दे रहा है, बट रिटर्न वो 10% ही देगा। तो रिटर्न आपका 9900 ही आएगा। तो 9900 अगर आपका रिटर्न आ रहा है, तो इसीलिए 100% शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देयर इज नो चांस कि आप 10,000 तक पहुंचो। तो 100% ऑफ द टाइम्स आपका फंड वैल्यू विल बी लेस देन 10,000। इज इट क्लियर? ओके। ओ 3 गैम्बल में आपका प्रोबेबिलिटी दैट जो भी आपका ये है विल बी लेस देन 10,000 इज क्या होगा? गैम्बल के केस में क्या हो रहा है? अगर आप 10,000 9,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 18,000 हो जाएगा with 65% probability and 35% probability is that you would lose everything. Is it clear? Gamble वाला shortfall probability. Probability x less than t is equal to कितना परसेंट वर निकालने बोला? 0.25। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 10% गारंटी है, फर्स्ट केस में 9900 ही होगा। तो बेंचमार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9900 के अलावा यू डोंट हैव एनी वैल्यू। ठीक है, वो अगर आपको डिस्क्रीट वाला केस याद है, -100% था और एक 6% था, -100% पे चेक किए और अपने एड ऑन कर सकते, तो इसलिए वी वेंट ऑन टू दिस। यहाँ पे आपका यही है सर। तो यू दिस इज योर वैल्यू एट रिस्क। आपका इससे कुछ भी नीचे गया, दैट इज योर रिस्क लेवल। ठीक है, यही आपका बेंचमार्क है। इससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गारंटी है। क्लियर? ये वाला क्लियर? बैंक वाला, तो आपका वैल्यू एट रिस्क क्या हो जाएगा? -9900। इधर पे डायरेक्टली हम लोग ने एब्सोल्यूट टर्म्स में किया। इज इट क्लियर? सेकेंड वाला करना है, नॉर्मल वाला, थर्ड वाला?
सोल्यूशन 900 दिया है, इज इट रॉन्ग? 900 दिया है 9,900 minus 900 return. इसमें दिया है 900, इसमें तो मेरे को 99 ही आता। देख लेते हैं। 25 कर रहे हैं ना अपने। The bank account is certain to achieve investment returns. यहाँ पे रिटर्न दिया है। See, वो लोग रिटर्न के टर्म्स में डिफाइन किया है, अपने पोर्टफोलियो के टर्म्स में डिफाइन कर दिए। तो अगर आप पीवाईक्यू डायरेक्ट आईएफओए का पीवाईक्यू पता नहीं कहाँ पे मैंने 9900 देखा था। अगर ऐसा हम लोग करें 99 हाँ, आप अच्छे से डिफाइन करोगे तो नहीं कट होगा कि आप क्या मान रहे हो। तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो क्या हम लोग नोट लिखेंगे? आप पोर्टफोलियो वैल्यू बोल रहे हो। हाँ, That is return. फिर आप हाँ पोर्टफोलियो वैल्यू बोल के फिर आप रिटर्न्स डिफाइन कर दो। Losses going less than 99. हाँ, अगर आप लॉसेस के अगर आप लॉसेस के टर्म्स में अपना आंसर लिख रहे हो दैट यू वुड हैव टू राइट कि आपका लॉस 900 वैल्यू एट रिस्क है। पर अगर आप पोर्टफोलियो के लेवल पे बात कर रहे हो तो 9900 वैल्यू एट रिस्क है। हाँ, रिटर्न एंड लॉस सेम, रिटर्न इज पॉजिटिव, लॉस इज नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने पोर्टफोलियो के टर्म पे डिफाइन किया था। पोर्टफोलियो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने जब सॉल्व कर रहे थे तो 10,000 इंटू 1+i लेके सॉल्व कर रहे थे, तो वो हम लोग पोर्टफोलियो के टर्म्स पे बात कर रहे थे। ठीक है, अपने रिटर्न्स के टर्म पे भी डायरेक्टली बात कर सकते थे। तो अगर आप पोर्टफोलियो के टर्म्स में डिफाइन करो इट इज 9900, बट यहाँ पे वो लोग ने लॉसेस के टर्म्स में डिफाइन किया है या रिटर्न्स के टर्म पे, तो दैट इज 900। इज इट क्लियर? 900 इज नॉट रॉन्ग। अगर आप 9,000 का 10% करो तो योर रिटर्न इज 900 ओनली। तो ये लोग रिटर्न के टर्म्स पे बात किया। क्लियर? ओके। तो अगर इसमें ऐसे डिफाइन करने जाएंगे तो probability of x less than 9900 is 0। मतलब हमने जो वैल्यू एड्रेस निकाला लास्ट टाइम जैसे हमने निकाला -100% सी का बेस्ट वे वुड बी वैल्यू एट रिस्क का जब तक नहीं बोला है फॉर्मूला में डोंट पुट योर आंसर। आप पहले वैल्यू एट रिस्क को डिफाइन कर दो। वैल्यू एट रिस्क इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस टी वेयर दिस। लास्ट में आप अपना एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करो। जैसे इसमें सेंटेंस में सी इवन दे हैवंट पुट द फॉर्मूला में। ठीक है, इट्स इज वेरी कंफ्यूजिंग। वो लोग भी क्या किए, डायरेक्टली आपको बोल दिए है कि टी इज 900, वार इज -900, रिटर्न्स के टर्म पे बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे समझने के लिए करेंगे हाँ, तो 9900 का प्रोबेबिलिटी 100% 99 हाँ 9900 का प्रोबेबिलिटी इज 100%। और हाँ, -9900 का प्रोबेबिलिटी 100% से कम है। 0। हाँ, हाँ, ये इधर बॉन्ड वाला केस नहीं आएगा ना कि सब लूज कर देंगे। नहीं, माइनस यहाँ पे गारंटीड है। बॉन्ड के केस में क्या हो रहा था कि अगर आप लूज कर रहे हो तो आपका सब पैसा जा रहा है, वहां पे अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो 0 हो जा रहा है पैसा। एंड यहाँ पे आपको गारंटी है 10%, तो आपका 9900 ही रिस्क लेवल है। इससे नीचे गया तो दिक्कत है। यू वुडंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ बैंक। आप फिर ज्यादा रिस्क लेके कहीं पे और इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, वी कैन कंसिडर द। उसके बाद क्या बोला है, थर्ड का ना? थर्ड के केस में क्या हो रहा है, इधर यू नो अपना जो वैल्यू है वो 18,000 हो जा रहा है, 2x the amount with a probability of 65%, या फिर you lose everything 9,000 with a probability of 35%। तो this is our value at risk। इधर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही 0.05 वाला बेंचमार्क क्रॉस हो जा रहा है। तो ये अपना टी लेवल है, ये अपना बेंचमार्क लेवल है। तो सी डिस्क्रीट है, आप कहीं और कुछ नहीं जा सकते हो। अच्छा तो ऑप्शन हाँ, अब क्या मतलब क्या अज्यूम करो, आप खुद से अज्यूम कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप नहीं, कहाँ से अजम्पशन लाए? जैसे उस केस में भी क्या हुआ था, यू टुक 6%, पर 6% के यहाँ पे 98 पॉइंट समथिंग था। अगर 6% वो लेते तो इसका आप बोल सकते हो कि कुछ एड ऑन हो जा रहा है ऐसे ऐसे,
इसका जाया जा रहा है, पर discrete में you get to the next best option. तो यहाँ पे the best option is this, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 5% है, तो there is 5% चांस कि आपका -9,000 है. वो वाला मत देखो कि लेस देन 5%. 5% चांस है, 35% है, तो मतलब 5% तो चांस है ही ना 9,000 है. सेम. इज दिस क्लियर? वैल्यू एट रिस्क 9,000 क्यों है? क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? द वन हु आर स्टडिंग ऑनलाइन, लाइक एम आई एबल टू पे यू गाइज ऑल्सो द अटेंशन? श्योर श्योर. कहीं पे भी आपको लगे कि दैट यू गाइज आर गेटिंग लॉस्ट या फिर आई एम नॉट पेइंग अटेंशन, प्लीज पिंग मी. नेक्स्ट डाउट 25 के बाद. आई गेस अश्मिता हैड सम डाउट्स. 25 के बाद बहुत सारे डाउट्स थे. ट्वेंटी फाइव के बाद कोई डाउट? 26 हो जाएगा. 26 का 2 का बी. यार उसमें ब्लैक स्कोल्स है. When we are doing ब्लैक स्कोल्स तब करेंगे. नहीं, ये क्या बाइनोमियल है, ब्लैक स्कोल्स नहीं. Twenty-six to be Tarush will be taking this up later. So we can do this. शायद नहीं लग रहा बाइनोमियल. We'll come to 26 later. पहले 27 पार्ट 4 कर लेते हैं. 27 पार्ट 4 प्रीमियम निकालना है. September 2020 क्वेश्चन 1. सी प्रीमियम अपने को अश्मिता ऑन द बेसिस ऑफ किस पे निकालना है? इंश्योरर. इंश्योरर का प्रीमियम क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम? इंश्योरर कौन सा प्रीमियम डिफाइन करता है? मिनिमम. ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है? यूटिलिटी ऑफ द wealth of the insurer into expected utility of the losses or the claims you'll be paying. ठीक है, ये वाला होता है इक्वेशन. अब इसमें क्या बोला है? इंश्योरर इज अबाउट टू राइट इट्स फर्स्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स. 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरर अभी लिखने वाला है. द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी आइडेंटिकल बट इंडिपेंडेंट. 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम है, और क्लेम जब आएगा उसका क्लेम का कॉस्ट इज £100 एंड देयर कैन बी एट मोस्ट 1 क्लेम पर पॉलिसी. तो ठीक है, एक जो 2 पॉलिसी लिख रहे हैं उसमें से एट मोस्ट 100 क्लेम आ सकते हैं. तो मतलब अपना 200 से ज्यादा क्लेम्स नहीं आ सकते. और यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन किया गया है W प्लस DW² where D is -0.001. Calculate the premium P that the insurer should charge. तो अपने को प्रीमियम P निकालना है. तो प्रीमियम P के लिए पहले आप इंश्योरर का इनिशियल वेल्थ लेवल 250 बताया. तो अश्मिता व्हाट यू हैव टू डू इज पहले आप अपना सर्टेन जो वेल्थ लेवल है उस पे यूटिलिटी निकालो. तो यूटिलिटी एट 250 निकालो which would be 250 minus 0.001 250 होल स्क्वायर. ठीक है, पहले आप ये निकालो, फिर आप निकालोगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ एवरीथिंग. तो इसका ना एक केस ये होगा इसका कि आपने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं उसमें से दोनों कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं आया. फिर एक क्लेम होगा, एक आपका ये केस होगा कि आपने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं उसमें से एक में क्लेम आया और एक में नहीं आया, और एक होगा कि आपने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं उसमें से दोनों में क्लेम आया. तो दोनों में अगर क्लेम नहीं आया, इसका प्रोबेबिलिटी ये होगा 0.9 into 0.9, क्योंकि देयर इज अ 10% चांस कि क्लेम आएगा. ठीक है, अगर फिर एक में क्लेम आया, मतलब एक पॉलिसी पे क्लेम आया और दूसरे पॉलिसी में क्लेम नहीं आया, इसका प्रोबेबिलिटी इज दिस 10% into 90%, क्योंकि ये दोनों तरफ में हो सकता है कि पॉलिसी 1 में क्लेम आया और पॉलिसी 2 में क्लेम नहीं आया, या फिर हो सकता है कि पॉलिसी 2 में क्लेम आया और पॉलिसी 1 में क्लेम नहीं आया.
तो ये दोनों में हो सकता है, इसलिए इंटू 2, ठीक है। और थर्ड केस हो सकता है कि दोनों के केस में क्लेम आया। इसका आंसर्स बताओगे? जीरो पॉइंट 01। तो 0.81 चांस, अगर आपका एक प्रोबेबिलिटी, दोनों प्रोबेबिलिटी में क्लेम नहीं आ रहा है, तो आपका वेल्थ लेवल क्या हो जाएगा? आपका इनिशियल वेल्थ लेवल जो था दैट इज 250 एंड द प्रीमियम्स यू आर टेकिंग, क्योंकि दो पॉलिसीज बेच रहे हो इसलिए 2 प्रीमियम्स, ठीक है। अगर ये वाला केस है जिसमें एक पॉलिसी पे क्लेम आ रहा है, तो आपका वेल्थ लेवल क्या हो जाएगा? 250 माइनस 100 प्लस 2p। और इस केस में क्या हो जाएगा? 250 माइनस 200 प्लस 2p। तो ये आपका वेल्थ लेवल्स आ गया। तो अब आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालना है एट ईच ऑफ दीज वेल्थ लेवल। तो आपको क्या करना है, इस वेल्थ लेवल पे यूटिलिटी निकालना है जिसका प्रोबेबिलिटी इज 0.81। इस वेल्थ लेवल पे कहाँ गया जो भी सारा तीनों वेल्थ लेवल है उस पे आपको यूटिलिटी निकाल के तीनों को एड अप करना है और इसको इक्वेट करना है टू यूटिलिटी एट द वेल्थ लेवल ऑफ 250। इज दिस क्लियर अश्मिता? ओके, the next doubt is 29 part 3. 29 का part 3, calculate the value of D. Okay. उसमें आपको बोला है कि इन्वेस्टर का करंट वेल्थ लेवल इज 100. Ma'am, will we be able to revise 4, 5, 6 today? If you guys want me to be done with the doubts, तो chapter 4, 5, 6 start कर सकते हैं. Like the rest doubts, like what you guys want me to do. मेरे को कोई issue नहीं है. 1:30, 1:45. Like I have the next class at 2. और 3 डाउट्स बचे आई गेस, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेके 4, 5, 6 थोड़ा रिविजन करना है. गाइस आंसर, आई विल डू व्हाटएवर यू गाइस से. तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? चैप्टर 4, 5, 6 डाउट्स कर दीजिए पहले. ओके हाँ, ये डन हो जाएगा. मतलब मेरा भी मन यही है कि ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो जल्दी रैप अप करते हैं डाउट्स. क्या डाउट था? डी वाला ना. तो सी, इसमें क्या बोला है अपने को? अश्मिता, इज इट फाइन? मैं आई वोंट राइट एवरीथिंग, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. और तुमको अगर उस टाइम पे नहीं समझ आए तो जस्ट टेल मी कि नहीं समझ आया, तो उस तरीके से अपना जल्दी खत्म हो जाएगा. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इन्वेस्टर लिव्स ऑन अ ट्रॉपिकल आइलैंड, वहां पे वो वेजिटेबल्स ले सकता है एट $10 पर बॉक्स. इस पैसे पे वो खरीद सकता है, ठीक है. एंड ही कैन सेल द वेजिटेबल्स एट 4 वैल्यूज, 30, 12, 10 या 0.5, ठीक है. ये 4 पर अगर जिस दिन वो अगर बेच रहा है वो बॉक्स, तो एक ही वैल्यू पे होगा. सपोज अगर वो 30 पे बेच रहा है तो ऑल द बॉक्सेस विल बी सोल्ड एट 30 रुपीज. अगर 12 पे बेच रहा है तो ऑल द बॉक्सेस विल बी सोल्ड एट 12 रुपीज, ठीक है. तो उसने क्या किया है, उसका इनिशियल वेल्थ लेवल इज 100 एंड ही बॉट 7 बॉक्सेस. तो अगर 7 बॉक्सेस खरीदा तो 7 इंटू 10, 70 रुपीज उसके लग गए, तो 30 रिमेनिंग वेल्थ है, ठीक है. अब 4 केसेस क्या हो सकता है कि उसका इनिशियल वेल्थ लेवल 30 है, ये तो अपने को हर जगह पे पता है. अब एक केस ये हो सकता है कि उसने 30 पे बेचा सारे बॉक्सेस. तो अगर 30 पे बेचा तो 7 इंटू 30 होगा, तो 240 वेल्थ लेवल हुआ. 12 पे बेचा तो 12 इंटू 7, 10 पे बेचा तो 10 इंटू 7, 0.5 पे बेचा तो 0.5 इंटू 7.
और ये सब का प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, तो इसका प्रोबेबिलिटीज 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल। लास्ट में एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने बोला है क्या? अच्छा, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अपने को बता दिया है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करके, मतलब ये वेल्थ लेवल है, जो भी यूटिलिटी फंक्शन दिया है, क्या है यूटिलिटी फंक्शन, W प्लस डी डब्ल्यू स्क्वायर, आप ये सारा वेल्थ लेवल को इधर पे यूटिलिटी फंक्शन पे बिठाओ एंड मल्टीप्लाई विद दी 0.25 प्रोबेबिलिटीज, उससे आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ जाएगा, इक्वेटेड टू द गिवन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विच इज 50, उधर से आप सब इधर उधर करके डी का वैल्यू निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? मैम इसमें जो सोल्यूशन है उसमें 30+7 इंटू x-10 किया है, तो वो क्यों किया है? एवरीवन इज दिस क्लियर या और डिटेल में जाना है? और 2.3 2.2 आफ्टर क्लास करते हैं। Since I'm not getting any response, I think it's clear. मैम 35 पे क्या डाउट है? थर्टी फाइव पे क्या डाउट है? मैम हेलो ये वाला क्लियर है? अश्मिता, यू आर नॉट ऑडिबल, मैम हेलो यू आर नॉट ऑडिबल। सी 35 पे एज फार एज आई कैन सी आपको 3 यूटिलिटी फंक्शन दिया है और बोला है वो वैलिड यूटिलिटी फंक्शन है या नहीं। मैम इसका सोल्यूशन में 30 इंटू 7x-10 क्यों है? 30 प्लस होगा ना, इंटू नहीं होगा, 30 प्लस होगा, इंटू नहीं होगा, 30 प्लस होगा, इंटू तो फॉर श्योर नहीं होगा, 30 इसीलिए है, प्रिंटिंग एरर होगा। हाँ, तो प्रिंटिंग एरर होगा, 30 प्लस 7 इंटू x-10 होगा, 30 इज योर रिमेनिंग वेल्थ लेवल। आपने, आपके पास 100 इनिशियल वेल्थ लेवल था, फिर आपने 70 रुपीज के बॉक्सेस खरीदे तो आपके पास 30 वेल्थ लेवल बचा, आपने 7 रुपीज में बॉक्स खरीदे, योर एक्स हियर इज द प्राइस एट विच यू आर सेलिंग द बॉक्सेस, एंड क्योंकि आपने 10 पे खरीदा, इट इज द प्राइस एट विच यू हैव बॉट द बॉक्सेस, तो 7x-10 हो गया, एंड यहाँ पे प्लस होगा, इंटू नहीं होगा। इज इट क्लियर अश्मिता नाउ? ये वाला इक्वेशन मैंने जो 4 केसेस समझाए थे, अगर वो केसेस बना के सॉल्व करोगे तो शायद ज्यादा इजी होगा, ये इक्वेशन क्लिक हो नहीं हो, वो केसेस क्लिक हो जाएंगे। 35 में यूटिलिटी दिस करके क्यों सॉल्व कर रहे हैं, यू डैश डब्ल्यू, यू डबल डैश डब्ल्यू लेस देन 0 ले रहे होंगे अपने, यू डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 ही ले रहे होंगे। अच्छे से चेक करो, वी टेक 35 में टू प्रूफ कि कोई एक वैलिड यूटिलिटी फंक्शन है, 2 कंडीशन होता है, सिंस अपने को बोला है कि ये रिस्क अवर्स इंडिविजुअल है, बोला है ना? हाँ, रिस्क अवर्स इंडिविजुअल है, तो रिस्क अवर्स का कंडीशन इज यू डबल डैश डब्ल्यू इज लेस देन 0, और नॉन सैचुरेशन वाला कंडीशन जो होता है यू डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वो वैलिड यूटिलिटी फंक्शन होगा, यू डबल डैश डब्ल्यू होगा, यू डैश डब्ल्यू नहीं होगा, लेस देन 0। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 4। 2 मिनट ब्रेक ले लो।
सी चैप्टर 4 में सबसे पहले वी हैव मीन वैल्यू पोर्टफोलियो थियोरी या फिर मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी। ठीक है, तो मीन वैल्यू पोर्टफोलियो थियोरी एज द नेम सजेस्ट किस बेसिस पे है, इसका बेस क्या है, मीन एंड वेरिएंस। तो ये वाली थियोरी अज्यूम करता है कि एक इन्वेस्टर का रिटर्न्स या फिर एक्सपेक्टेशंस कैन बी बेस्ड ऑन मीन एंड वेरिएंस अलोन। ठीक है, ओके फिर एक और पॉइंट बोलता है कि अगर एक इन्वेस्टर हायर रिस्क ले रहा है तो वो हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। मतलब see when we talk about mean value portfolio theory, your risk is basically variance or standard deviation। ठीक है, रिस्क एक नॉर्मल कंडीशन में बहुत सारे टाइप ऑफ रिस्क हो सकता है। इट कैन बी मार्केट रिस्क, इट कैन बी क्रेडिट रिस्क, इट कैन बी ऑपरेशनल रिस्क। रिस्क बहुत सारे हो सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मीन वैल्यू पोर्टफोलियो थ्योरी मोस्टली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिस्क बोलते हैं। तो अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो यू वुड एक्सपेक्ट कि रिटर्न ज्यादा हो। ठीक है, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी सेट। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ओके पोर्टफोलियोज। ओके, ऑनलाइन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी सेट? सेट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, अटेनेबल पोर्टफोलियोज बेटर होगा। एफिशिएंट बोल लो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है? We can't find any other portfolio which can give us a higher return for a given variance or a lower variance for a given expected return. तो व्हाट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑनलाइन में? एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो है कि अगर मैम आप वो सेम चूज रिस्क करते के हो लिए हायर suppose it is रिटर्न ना giving मिल a सके। return of 6% with a standard deviation of let's say 1%, तो you wouldn't find any portfolio जो 6% से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो with less amount of risk consumed। ठीक है, या फिर वो 1% मिनिमम रिस्क से आपको ज्यादा रिटर्न दे पा रहा हो। मतलब इस अगर आप एक रिटर्न लेवल आप अगर सेट करते हो, आई हैव सेट द रिटर्न लेवल एज 6%, उसके अलावा कोई एक पोर्टफोलियो नहीं है जो मेरे को 1% से ज्यादा रिस्क बेयर करके मेरे को 6% अचीव करवा दे। या फिर अगर 1% आई हैव सेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल या फिर रिस्क लेवल, कोई पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है जो मेरे को इस रिस्क लेवल पे 6% से ज्यादा, सपोज 8% से ज्यादा रिटर्न दे दे, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो। जो भी पोर्टफोलियोज एफिशिएंट नहीं है वो इनएफिशिएंट होता है। वेरी बेसिक। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है? लाइक एफिशिएंट पोर्टफोलियो और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस हो सकता है? Portfolio which is tangential to the highest possible. हाँ, टैंजेंशियल ठीक है, पर मतलब इन्वेस्टर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में वी टॉक अबाउट यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर या फिर एक इंडिविजुअल। एफिशिएंट पोर्टफोलियो में क्या होता है? यू जस्ट टॉक अबाउट द रिस्क लेवल्स एंड द रिटर्न लेवल्स कि इस ये वाला मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क है, अगर ये रिस्क पे इससे ज्यादा रिटर्न में कोई पोर्टफोलियो मेरे को नहीं दे सकता है, या फिर ये रिटर्न इससे कम रिस्क में कोई पोर्टफोलियो मेरे को नहीं दे सकता है। तो अ रिस्क अवर्स इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर अ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। रिस्क अवर्स इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल हु प्रेफर्स मोर टू लेस, एक होता है ना एक वेल
well knowledgeable individual, he or she will prefer an efficient portfolio. ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टर का यूटिलिटी पे बात करते हैं कि ये सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज में से जो इन्वेस्टर का यूटिलिटी लेवल किसको, इन्वेस्टर का यूटिलिटी लेवल किस पोर्टफोलियोज पे ज्यादा है, उसको हम लोग ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज बोलते हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? मीन वैल्यू पोर्टफोलियो थ्योरी का लिमिटेशंस क्या क्या है? पहले तो सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड वेरिएंस और रिटर्न पे बात करते हैं. हाँ, वो उस पे बात है, वो कैलकुलेशन पे बात है. ठीक है, पहले एक बेसिक लेवल पे क्या है कि आपको सिर्फ मीन या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस पे सारे डिसीजंस बेस्ड है. हाँ, स्क्यूनेस कटॉसिस ये सब पे बात नहीं करता है. ठीक है, फिर एक इंडिविजुअल का अलोंग विद दिस रिटर्न्स वेरिएंस बहुत सारे लाइबिलिटीज भी होता है. वो लाइबिलिटीज को कंसिडर नहीं करता है, बस रिटर्न और वेरिएंस के बारे में बात करता है. मतलब समझ लो एक इंश्योरेंस कंपनी, उसका लाइबिलिटी है बहुत सारा, उसको इतना पैसा देना है, इतना देना है, तो एक वो भी रिस्क है. ठीक है, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस स्टॉक का बस एसेट और रिटर्न देख रहे हो, उस कंपनी का कितना लाइबिलिटी है वो भी तो एक रिस्क लेवल है ना. अगर एक कंपनी के पास ज्यादा लाइबिलिटी है तो इट्स बहुत सारे प्रोबेबल चांसेस है कि वो डेट में चला जाएगा. ठीक है, तो यू आर नॉट कंसिडरिंग द लाइबिलिटीज ऑफ दैट कंपनी. टू मेनी डेटा वैल्यूज. ठीक है, मैं सोचा था बाद में आएंगे, बट ग्रेट. हाँ हाँ, वो पहले assumptions पे आते हैं. हाँ, लिमिटेशंस पहले मैंने आई मीन कि पहले assumptions के बारे में बात करते हैं, फिर बताएंगे कि ये भी लिमिटेशन. ठीक है, इट्स नाइस. टू मेनी डेटा वैल्यूज कैसे, व्हेन यू आर आपका जो मीन वैल्यू पोर्टफोलियो थ्योरी है उसके लिए यू नीड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस. तो अगर आपके पास n सिक्योरिटीज है तो यू नीड n एक्सपेक्टेड रिटर्न, n वेरिएंस and n into n minus 1 by 2 covariance. Why n into n minus 1 by 2? हाँ, okay. 1 2 3 1 2 3 C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33. देखो यहाँ पे 3 सिक्योरिटीज है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? 3 into 2 by 2 3 होना चाहिए. ठीक है, यू नीड दिस दिस दिस, बट ये अपने ऑलरेडी वेरिएंस पे ले चुके हैं. ठीक है, तो एक ये बचा, C12 और C21 एक होता है, तो एक ये वाला चाहिए, एक ये वाला चाहिए. क्या हो गया भाई? C12 चाहिए, C12 इज इक्वल टू C21, C13 इज इक्वल्स टू C31, C23 इज इक्वल्स टू C32. तो आपको 3 कोवेरिएंस चाहिए. तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो, यू नीड टू मेनी डेटा पॉइंट्स, तो बहुत सारा कंप्यूटेशंस है. तो एक ये भी डिसएडवांटेज है कोवेरिएंस वैल्यूज. हाँ, आप लोगों को कोई मेजर डाउट है ये चैप्टर्स में, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है. मान लो लैग्रेंजियन फंक्शन में जब 3 सिक्योरिटीज आ जाता है तो उसमें एक से तीन एक्सप्रेस करें. हाँ, वो सम्स वाले टाइम सम्स होगा ना उसका. ठीक है. एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में भी हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बाद मैम we have talked about optimal portfolio. What is indifference curve? What is indifference curve? No, किस बात पे पढ़ने का? You have no doubt उस बात पे? Yes, ma'am. या क्या I missed out? किस चीज पे नो लिखा है?
along the points which give the same utility. Not constant utility, same utility. Constant utility is utility constant है. You mean that कि utility 8 है, utility 10 है, utility का कोई function नहीं है. ठीक है, अगर जो भी portfolios अगर same indifference curve पे है, तो आपको सब में से सेम यूटिलिटी मिलेगा एक इन्वेस्टर को. तो वो सारा जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज अगर एक इंडिफरेंस कर्व पे प्लॉट किए हैं तो उससे हम लोग को सेम यूटिलिटी मिलता है. तो इसका इंडिफरेंस कर्व का ये है. Why we are not audible to you? No, you guys are not audible to me. तुम कुछ बोल रहे हो? IC joins all points with same expected utility. Yes. कहीं पे कोई डाउट था? इक्वेशन कैसे बनाते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो का? We come to this. एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा इक्वेशन का बात कर रहे हो? ऐसे मैं सारे इक्वेशंस पे आऊंगी. Derivation coefficient. वो डेरिवेशन वो मिनिमाइज करके सब कुछ क्या? हाँ, आई कम टू दैट. सी अपने पास दो कंडीशन होता है. एक होता है समीशन xi is equals to 1 where xi is the proportion that you are investing in each security and where I runs from 1 to n. N is the number of securities you have. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या होता है? E is equal to मतलब हाँ, you either assume E is equals to EP or you either assume V is equals to VP. ठीक है. तो पहले अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का इक्वेशन लिखते हैं. रिटर्न का इक्वेशन लिखते हैं. रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो. रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो का इक्वेशन क्या होगा? X proportion into return. वेट लेके वेट ऑफ द सिक्योरिटीज इनटू रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज. एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो पे क्या होगा? Expected return into this. वेट ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज. तो पहले अगर आपको सपोज यू आर गिवन अ सिक्योरिटी 1, एक एसेट दिया है. यू आर गिवन एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी. ये सारे एसेट्स बन के एक पोर्टफोलियो बन रहे हैं. आपको बोला है इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो. ठीक है. और एसेट ए के अंदर यू आर गिवन कंडीशंस कि देयर इज अ 5% चांस कि रिटर्न ये होगा, देयर इज अ 60% चांस कि रिटर्न ये होगा एंड देयर इज अ 35% चांस कि रिटर्न ये होगा. तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आप इस एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो. ठीक है. देन यू वुड प्लेस इनटू दिस फॉर्मूला. ठीक है. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, नो? वेरिएंस का इक्वेशन क्या होता है? वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. You have n securities xi, xj, cij. ठीक है. तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो, इफ यू टेक समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n, आप इसको दो पार्ट में कर सकते हो. जहां पे एक पार्ट पे यू टेक ऑल द वेरिएंसेस एंड जो भी बचा हुआ पार्ट है वहां पे आप कोवेरिएंसेस लेते हो. तो अगर आप इस इक्वेशन पे आई को भी 1 लेते हो और जे को भी 1 लेते हो तो ये एक्स आई स्क्वायर हो जाता है और ये सी आई आई हो जाता है विच इज इक्वल टू द वेरिएंस. तो यू कैन ईदर सॉल्व बाय दिस इक्वेशन अगर आपके पास सारा कोवेरिएंसेस प्रेजेंट है. अगर आपको ये वाला इजी लगता है, अगर कोवेरिएंसेस ऐसे भी प्रेजेंट हो तो वेरिएंस ऐसे भी प्रेजेंट है. मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगे. दो वैल्यू लेके सॉल्व करना है या एक वैल्यू लेके सॉल्व करना है. हाँ. Variance find out करते हैं ना. हम्म. अगर दो सिक्योरिटी है तो x square a into variance of a plus x square b into variance of b.
तो ये दो समीशन कैसे कंसिडर ये फिर इसके साथ एक और होगा, एक सेकंड, समेशन नहीं होगा ना यहाँ पे। अच्छा ये वाला फॉर्मूला का एक्सपेंशन तो ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ, variance is xi square variance of I where I runs from 1 to n summation I runs from 1 to n j runs from 1 to n xi xj cij. Your doubt is इक्वेशन मतलब आया कहाँ से आज ये फॉर्म कैसे हुआ मतलब okay, कोवेरिएंस वाला टर्म कोवेरियंस वाला टर्म कैसे आया? सी यहाँ पे क्या है, मेन यही टर्म है, इस टर्म से ये आया, आप ऐसा बोल सकते हो। व्हाट वी अज्यूम इज वेरिएंस है, तो ये वाला अपने को समझ आ गया, वो वाला नहीं समझ आया। कोवेरियंस वाला टर्म कैसे आया? देयर आर यू नो 3 सिक्योरिटीज जो अपने ने देखा, this we took in variance, this we took in variance, this we took in variance, but 1 और 2 के बीच में भी तो कोई कोरिलेशन होगा ना। कोवेरियंस कोवेरियंस और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोरिलेशन एक मैग्नीट्यूड होता है विच इज बिटवीन 0 to 1 एंड ये एक नंबर वैल्यू होता है, ठीक है, मीनिंग तो दोनों का सेम ही होता है ना, इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप। तो अपने इसके बीच का कोरिलेशन नहीं लिया है, इसके बीच का कोरिलेशन नहीं लिया है, ये सब हम लोग ने नहीं लिया है, बट इन लोग के बीच का जो भी वेरिएंस है, कोरिलेशन है, ये भी वेरिएंस को अफेक्ट करेगा ना, इसीलिए वो कोवेरिएंस का टर्म आया। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? So if we have two assets, return on the portfolio would be XA, return on the asset A, XB, return on the asset B. Expected return of the portfolio would be XA, expected return of A, XB, expected return on B. And variance of the portfolio would be XA square, variance of A, XB square, variance of B, 2 into XA, XB, covariance AB. ये कैसे आया? Summation XI ठीक है, I runs from 1 to 2, I runs from 1 to 2, J runs from 1 to 2. पहले I को यहाँ पे 1 लिए, A है ना, A to B कर दो छोड़ो, तो I को A लिए तो XA स्क्वायर वेरिएंस ऑफ A आया, I को B लिए XB स्क्वायर वेरिएंस ऑफ B आया। अब I को A लो और J को B लो तो XA XB आएगा, फिर वापस आप I को B लोगे तो XB XA आएगा, तो यहाँ पे 2 into XA XB और CAB is equals to CBA we know, तो यहाँ पे ये 2 into XA plus XB आ जाएगा। Can you please explain the derivation whereby increasing the number of securities? हाँ, this would be better, आप सब अपना doubts लिख दो, क्योंकि ये चैप्टर में इक्वेशंस बहुत है, ये बेसिक इक्वेशंस अगर नहीं किसी को डाउट है तो आई नॉट गो थ्रू एवरी इक्वेशन। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो फॉर्म करना आता है सबको? आई गेस अश्मिता आपको उधर पे ही डाउट था ना, वेरिएंस को मिनिमाइज करके। Next topic is how to calculate the proportion of XA and XB where you have to minimize the variance. Question ऐसे फॉर्म होगा कि find the proportion that you should invest in security A such that the variance of the portfolio, इस पे डाउट नहीं है किसी को? श्योर ये टॉपिक गो थ्रू करना है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो इजी है, मुझे तो पता है। बता दीजिए। ओके, तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है? एक्स स्क्वायर ए वेरिएंस ऑफ ए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बी,
पर सिंस अपने को पता है कि देयर आर टू सिक्योरिटीज ओनली एंड वी नो दैट समेशन ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज शुड बी 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी शुड बी 1, तो एक्स बी शुड बी 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए लिख दिया एक्स बी के जगह, प्लस 2 इंटू एक्स ए एक्स बी covariance of AB. Now you have to minimize this variance with respect to XA. 2XA variance of A, ठीक है, 2 into 1 minus XA variance of B. इसको I would separate into two parts, 2XA CAB minus 2XA square CAB, 2 CAB minus 4XA CAB. तो आपको ये इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स ए 2 को मैंने बाहर लेके डिवाइड कर रही हूँ, उधर 2 को कॉमन ले रही हूँ मैं, 1 माइनस एक्स ए वी बी प्लस सी ए बी माइनस 2 एक्स ए सी ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यू वांट एक्स ए का वैल्यू, तो सारा एक्स ए को टर्म की एक साइड पे ले जाओ, तो गलत हो रहा, एक्स ए वी ए बी माइनस एक्स ए वी बी प्लस 2x नहीं प्लस माइनस 2XA CAB, VB को उधर लेके गए, माइनस VB था VB हो गया, प्लस CAB था माइनस CAB हो गया, तो XA आ जाएगा वेरिएंस ऑफ B माइनस कोवेरिएंस बिटवीन A एंड B, वेरिएंस ऑफ A प्लस वेरिएंस ऑफ B प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ AB. Is this clear? Okay. Minus 2. क्या क्या डाउट है? कैन यू एक्सप्लेन द डेरिवेशन वेयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क? ओके, लास्ट क्वेश्चन यू आर टेलिंग, डाइवर्सिफिकेशन वाला. With two acids the efficient frontier is a straight line. ये वाला क्लियर है? स्ट्रेट लाइन वो तभी होता है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ. मैम इसी में ही डाउट है। और माइनस +1 वाला केस इज इन बुक, -1 वाला केस करना होगा, दोनों से याद आ सकता है. इसमें ही डाउट है. ओके, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो अपने को दिया है एक्स से, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो वुड बी दिस, ठीक है. वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा? रो 1 है, अपने को प्रूफ करना है efficient frontier is a straight line, ठीक है. एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो ये है, ये क्लियर है इधर तक अश्मिता? उसके बाद आप वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो which is xa square variance of b, xb square variance of b, xa xb covariance of ab, ठीक है. कोवेरियंस की जगह वी नो रो इज 1, तो अपने रो यूज करेंगे एंड नॉट कोवेरियंस, तो एक्स ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ ए, एक्स बी की जगह आई एम राइटिंग 1 माइनस एक्स ए सिंस देयर आर ओनली 2 सिक्योरिटीज, 2 एक्स ए 1 माइनस एक्स ए. कोवेरियंस की जगह आई एम राइटिंग सिग्मा ए सिग्मा बी, एंड सिंस कोरिलेशन यहाँ पे लिखते बट इट इज 1, तो ये वाला चीज अपने इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर अभी तक अश्मिता? ओके,
तो अब इसके बाद इसको एक्स बी लिखो, 2XA XB, रो ए रो बी। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY का इक्वेशन है। समझ आ रहा है अश्मिता? तो इसको हम लोग XA VA लिख सकते हैं, VA नहीं सिग्मा ए लिख सकते हैं, सिंस वेरिएंस ऑफ ए इज सिग्मा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला हम लोग जो XA इंटू सिग्मा ए को वी आर अज्यूमिंग ए, XB इंटू सिग्मा बी को वी आर अज्यूमिंग बी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो XA प्लस सिग्मा ए XB प्लस सिग्मा बी होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऑफ द पोर्टफोलियो। वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ द पोर्टफोलियो। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा पी इज इक्वल्स टू एक्स ए सिग्मा ए प्लस एक्स बी सिग्मा बी। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अपने को अपना लास्ट इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो एक्स ए के जगह पे आप ये वाला यहां से सॉल्व करके एक्स ए का वैल्यू निकालो। एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो माइनस ईबी, ई माइनस ईबी। तो यहाँ पे आप ये वाला वैल्यू निको, एक्स बी को 1 माइनस एक्स पी माइनस ई बी बाय ई ए माइनस ई बी सिग्मा बी लिखो। ये हुआ। अब यहाँ पे आपका क्या है, यू हैव 1 y हियर विच इज सिग्मा पी। ठीक है, आपको एफिशिएंट पोर्टफोलियो को x बनाना है। तो जितना भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो वाला टर्म्स है आप एक साथ लेके आओगे, आपको इस फॉर्म में चाहिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको साइड पे कर दो, x हियर शुड बी एफिशिएंट पोर्टफोलियो और एक m का वैल्यू निकाल लो। तो जब आप फिल्टर आउट करोगे तो आपका लास्ट में इक्वेशन आ जाएगा सिग्मा p इज इक्वल्स टू सिग्मा a माइनस सिग्मा b बाई ए माइनस ई पी इंटू ई पी ई बी प्लस सिग्मा बी ई ए माइनस सिग्मा ए ई बी बाई ई ए माइनस ई बी। इज दिस क्लियर अश्मिता? मैम हाँ, इसको पूरा इन्वर्ट कर सकते हो। तो आप अगर आंसर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूजुअली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन लिखते हैं ना। तो इधर पे आपको अगर आंसर लिखते हो, आप बुक में भी देखोगे तो बुक में लिखा है कि दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो एक्स में दे हैव डिफाइंड ईपी एंड यहाँ पे सिग्मा पी। तो दिस इज ईपी कॉमा सिग्मा पी प्लेन। हाँ, वो लोग डिफाइन। तो आप इधर वे अगर आपको इतना वो नो क्योस में नहीं जाना है इन्वर्ट करके, तो आप ऐसा लिख सकते हो वेयर वी हैव यू हैव टेकन ईपी एज द एक्स एक्सिस एंड सिग्मा पी एज द वाई एक्सिस, या फिर आप इन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म निकालनी होती है हमें। किस फॉर्म में इक्वेशन निकालना होता है हमें? हाँ, यही वाला डाउट, आपको किस फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। आप दोनों फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे बुक में इक्वेशन दिया है वो लोग ने इसी फॉर्म में इक्वेशन दिया है एंड वो लोग ने एक्स वाई प्लेन को डिफाइन कर दिया है ईपी एंड सिग्मा पी। तो वहां पे वो लोग ने एक्स ईपी ले लिया है, दे हैव डिफाइंड एक्स प्लेन एज द ईपी एंड वाई प्लेन एज द सिग्मा पी। ठीक है, अगर आपको उल्टा इक्वेशन निकालना है, अगर आपको आपको अपना जो एक्स एक्सिस है वो सिग्मा पी डिफाइन करना और वाई एक्सिस को ईपी, जो एक नॉर्मल अपने अज्यूम ही करते हैं हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो ई सिग्मा प्लेन यही होता है। तो ये हमारा एक बेस है। तो अगर ऐसे लिखना है तो आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू एम एक्स सी जो अपने कर रहे थे, यहाँ पे आपको y को ई पी बनाना होगा और x को सिग्मा पी बनाना होगा।
सिंस यहाँ पे ऑलरेडी सिग्मा पी था तो इसलिए इतना क्योस नहीं करके वो लोग ने सीधा ईपी कॉमा सिग्मा पी प्लेन ले लिया, पर आप उल्टा करके भी दिखा सकते हो, एंड बेटर वही होगा कि उल्टा करके दिखाओ। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैम जब डिस्प्ले असर भी होता है तब हाँ प्रूव नहीं कर सकते ना कि वो स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम लोग फिर वो जो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y तो चैप्टर 5 का बात करें। नहीं इसमें भी है प्रैक्टिस करना है, तो उसमें उन्होंने प्रूव नहीं किया है कि मतलब अभी कैसे हम लोगों ने प्रूव किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस कौन सा क्वेश्चन है? हाँ मैंने स्लोप को 1/a ले लिया। नहीं वो तो और कुछ है ये वाला 4 पॉइंट हाँ 4.5, इसमें इन्होंने वो इंफॉर्मेशन यूज की है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर वो y माइनस y इक्वल्स टू वो एक फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स का, हाँ वो फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली इसमें डाल दी वैल्यूज। हाँ इधर हमने प्रूव किया कि स्ट्रेट लाइन, हाँ। इधर उन्होंने बोला कि इट इज वी नो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स, इसलिए क्योंकि रिस्क फ्री एसेट और रिस्क दोनों एसेट कंबाइन किया होगा ना, हाँ तो whenever you combine a risk free asset with risk asset, जो भी risk asset या risk portfolio है, जो भी अपना efficient portfolio, वो हमेशा straight line बन जाता है। नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एक है, मतलब एक कुछ लाइन ही है, पूरा फैक्ट है ये। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है? सेलेक्टिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो। यहाँ बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सेलेक्टिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो में कोई डाउट है? सेलेक्टिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो में कोई डाउट है? मैम एक बार ओरली बता दीजिए प्रोसेस। You guys are not audible, टाइप करना होगा, पता नहीं क्या इशू है। ओरली प्रोसेस बता दीजिए। सेलेक्टिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो में क्या करते हैं? वी हैव टू कांस्टेंट, एक सिग्मा all the proportions of the security should be equal to 1, and then you either fix your efficient expected return to some value or variance to some value. अगर आप expected return के terms में करते हो तो you would have to maximize your expected return, ये हाँ, you would have to maximize your expected return subject to some variance, and either अगर आप variance के terms में कर रहे हो you have to minimize your variance सब्जेक्ट टू सम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, मोस्टली हम लोग मिनिमाइज वेरिएंस वाला फॉर्मूला पे जाते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि ऑल द इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, हम लोग को रिस्क कम चाहिए, वी डोंट केयर मच अबाउट द रिटर्न्स। ठीक है, तो मिनिमम वेरिएंस में क्या होता है? आप डिफाइन करते हो वेरिएंस को, विच इज एक्स स्क्वायर ए, वेरिएंस ऑफ बी एक्स स्क्वायर बी, वेरिएंस ऑफ बी 2 XA XB, कोवेरिएंस ऑफ ए बी। ठीक है, आप इसको एक्स ए से डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप पूरा इक्वेशन, एक सेकेंड, लैग्रेंजियन बनाओगे पहले। ये वेरिएंस है, यू हैव टू मिनिमाइज वेरिएंस सब्जेक्ट टू टू कॉन्स्ट्रेंट्स, दैट समीशन xi शुड बी इक्वल टू 1, which means xa plus xb should be equal to 1. सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या होगा? E is equals to EP. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा आपका? ये वाला पूरा इक्वेशन वेरिएंस का माइनस म्यू एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस 1 माइनस लैम्डा ई माइनस ई पी। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे एल को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ये दो इक्वेशन से आपको एक्स ए और एक्स बी के टर्म्स में दो इक्वेशन मिलेगी। एल और म्यू से आपको ये दो कंडीशंस निकाल सकते हो जिससे आप एक्स ए और एक्स बी को सॉल्व कर पाओ।
पेज 18 एक बार समझा दो ना, समेशन पेज 18, विल कम टू दैट लेटर। इसके बाद एक बार डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाए। इज दिस क्लियर, ये वाला प्रोसेस? ये क्लियर है? ओके उसके बाद सी, वी हैव डाइवर्सिफिकेशन वाला। उसके बाद एक टॉपिक है बीच में कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का टैंजेंट क्यों रहता है एफिशिएंट पोर्टफोलियो पे। एफिशिएंट पोर्टफोलियो का जो अपना कर्व बनता है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का लाइन उस पे टैंजेंट क्यों रहता है? हाँ आईसी कर्व पे। हाँ ये वाला जो अपना, ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा अपना, ठीक है। ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो है अपना, एफिशिएंट लाइन है अपना फ्रंटियर, और ये अपना आईसी कर्व है। ये वाला ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। अगर आप, हाँ क्या उल्टा हो गया? पीछे वाला efficient और वाला ऐसा वाला टैंजेंट टू आईसी, ये आईसी, यही तो आईसी होगा। ये efficient frontier हो गया और ये IC तो ये नीचे क्यों नहीं है और ये ऊपर ऊपर क्यों नहीं है? इधर पे क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल नहीं है। ये इधर क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ज्यादा यूटिलिटी अपने पास है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है? समेशन एक्स आई एक्स जे सी आई जे, ठीक है। पहले अपने अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग इक्वली इन ऑल द सिक्योरिटीज, तो 1/n प्रपोर्शन इन्वेस्ट हो रहा है इन ऑल द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपने दो केस अज्यूम करेंगे। पहला केस में हम लोग बोल रहे हैं और सिक्योरिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, तो सारा CIJ 0 होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा टू दिस, ठीक है। सक्षम, इज दिस क्लियर? इधर तक xi अपना क्या है, वी आर अज्यूमिंग 1/n सारा, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इक्वली इन ऑल द सिक्योरिटीज। 1/n अपने पास n सिक्योरिटीज है, तो 1/n होल स्क्वायर vi, ठीक है। उसके बाद आप 1/n, एक 1/n को बाहर ले रहे हो, एक 1/n को अंदर रख रहे हो, vi। तो 1/n, नाउ यू हैव n सिक्योरिटीज, ठीक है। यू आर एडिंग अप ऑल द वेरिएंसेस एंड आप नंबर ऑफ सिक्योरिटी से डिवाइड कर रहे हो, विच इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे v बार हुआ, तो ये v बार बाई n आया इन द फर्स्ट केस। नाउ इफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्रीजेस, मतलब टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अपना जो भी वेरिएंस होगा दैट वुड टेंड टू 0। इज दिस क्लियर नाउ? ये वाला पार्ट क्लियर है? ओके और जो सेकंड वाला केस है उसमें वी आर अज्यूमिंग ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अपने पास दो रहेगा, xi स्क्वायर vi और समेशन xi xj cij। तो ये वाला केस सेम हो जाएगा v बार बाई n, ठीक है। इसमें क्या होगा 1/n cij, ठीक है। यहाँ पे अपने एक 1/n बाहर ले रहे हैं, सी यहाँ पे अपने क्या कर रहे थे, वी हैड n वेरिएंसेस, ठीक है, n नंबर ऑफ वेरिएंसेस। तो इसीलिए अपने को चाहिए था कि समेशन ऑफ vi बाय n रहे, ताकि अपने v बार लिख ले। अब यहाँ पे भी वी हैव टू राइट c बार, तो c बार कैसे लिख सकते हैं? अपने को पता है कि वी हैव n इंटू n-1 कोवेरिएंसेस। अगर आप अपना कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाओगे
तो यहाँ पे कितने वेरिएंस आएंगे? कितने वेरिएंस आएंगे यहाँ पे? हाँ 6 कोवेरिएंसेस। तो वेरिएंसेस 3 है इसलिए अपने v बार बाई 3 किए, यहाँ पे n लिए, और यहाँ पे अपने को 6 कोवेरिएंस चाहिए, तो n इंटू n माइनस 1 चाहिए अपने को। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोवेरिएंसेस n इंटू n माइनस 1। तो Cij बाई n इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा? C बार n माइनस 1 बाय n। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखो C बार को n इंटू n माइनस 1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? n बाई n क्या हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 बाय n। Now when n tends to infinity, ये वाला वैल्यू will tend to 0, but c बार रह जाएगा। तो इस इक्वेशन में पहला वाला वैल्यू will tend to 0 when n tends to infinity, but this value will tend to c बार। तो इससे अपने लिख सकते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन अपने ये वाला रिस्क, जो ये वाला कौन सा रिस्क होता है? दो टाइप ऑफ रिस्क होता है, स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक। तो इसमें से कौन सा स्पेसिफिक और कौन सा सिस्टमैटिक है? हाँ, तो जो स्पेसिफिक रिस्क है, जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वाला रिस्क है, वो हम लोग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, बट वी कांट एलिमिनेट द सिस्टमैटिक रिस्क, वो सी बार के इक्वल रह जाएगा। n into n minus 1 by 2 covariances, नहीं, the total number of covariances are n into n minus 1, ठीक है, बट अपने को लगता n into n minus 1 by 2 है। क्यों? क्योंकि we know Cij is equals to Cji, तो अपने को नंबर ऑफ डेटा सेट्स n into n minus 1 by 2 लगेगा, बट नंबर ऑफ कोवेरियंसेस n into n minus 1 ही होता है। इज दिस क्लियर नाउ? क्या मैं मैट्रिक्स बना के दिखाऊं? ओके, इधर तक ही रखना है, चैप्टर 4 तो हो गया अपना, यहाँ आगे करना है। Do you guys have the energy anymore? जब सब जा चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास what should be the plan according to you all? जब तुम लोग के एग्जाम्स है, what you guys want me to do? ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अभी है, मोस्टली एवरीवन हैज लेफ्ट। 5, 6 एंड उसके डाउट्स तुम लोगों को नहीं है, किसी और को है। तो एक्स असाइनमेंट प्लस रिविजन, व्हेन विल बी द नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट सैटरडे, मोस्टली सैटरडे। सुबह नहीं होगा सैटरडे पॉसिबल सबका? चलेगा। तो टर्म स्ट्रक्चर, क्रेडिट रिस्क, ओके, आई गेस सर विल बी टेकिंग दीज पोर्शंस। ओके, जो भी आप बता देंगे सर को। इस पे आगे कंटिन्यू क्या करना है? इसका रिवीजन 5, 6 का कंटिन्यू करा के एक्स असाइनमेंट एंड द डाउट्स यही रखे, या फिर एक्स असाइनमेंट्स नहीं सॉल्व करना है? कर लेते हैं ना, मेरा भी एक्स असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं इसका 4, 5, 6 का, एंड इसको कंप्लीट करके इसका डाउट्स भी ट्राई करेंगे। आई विल टेक अप ऑल द डाउट्स ताकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैप अप हो जाए। इज दिस फाइन? Meanwhile, you guys can, do run off side by side. कि more next topic शायद I'll be taking up run off only. हाँ, run off. And please practice Excel. Please. पेपर A हो जाएगा if your concepts are clear. पेपर A ठीक आता है. पेपर B थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पे आता है CM2 का. तो प्लीज प्रैक्टिस एक्सेल. बेस क्लियर है. सर से पूछती हूँ मैं क्या करने का. ठीक है. Okay, so this is it for the class. Thank you guys. Thank you.